हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम एक ऐसा चैप्टर का वन शॉट लेके आए हैं जो है बड़ा सारा, लेकिन आइडियली पता है इसको एक चैप्टर बोलना सही ही नहीं है। क्यों? चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। भाई चैप्टर 10 हम लोगों ने पढ़ा, तब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई कंपनी की ऑडिट कैसे होती है। कंपनी इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर वैसे हमने चैप्टर 12 भी किया कि सर कंपनीज में कुछ स्पेसिफिक तरीके की कंपनीज होती है जिनको हम बैंक कहते हैं, उनकी ऑडिट कंपनी एक्ट के हिसाब से तो होगी, लेकिन कुछ और कानून है उनके हिसाब से होगी। तो कंपनीज या बैंक्स सिर्फ यही है एक इकोनॉमी में, और भी तो लोग होते हैं, और भी तो तरीके के व्यापार होते हैं, उनकी ऑडिट कैसे होगी वो ये चैप्टर हमें सिखाता है। सो द चैप्टर नंबर इज 13। आइए स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर इज 13 एंड इस 13 चैप्टर के अंदर 13 अलग अलग तरीके की एंटिटीज हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में या तो व्यापार कर रही है या पैसे का लेन देन हो रहा है, वो भी काफी बड़े मात्रा में। उनकी ऑडिट होना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे बेटा गवर्नमेंट ऑडिट की। आज इस पे मैं एक स्टार लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट ऑडिट से ये 13 में से किसी पर भी सवाल आ सकते हैं। अलग अलग है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, और सवाल किस में से ज्यादातर आते हैं? गवर्नमेंट ऑडिट में से सवाल बहुत आते हैं। गवर्नमेंट पे इनफैक्ट मैं अगर 3 स्टार लगाता हूं, यानी इसको तो अपने को करना ही है। समय नहीं है, बड़ा सारा है, समय नहीं है तो सिर्फ नोट से करके जाओ, लेकिन ये तो करना ही है। उसके बाद लोकल बॉडीज से भी सवाल आते हैं, और गवर्नमेंट ऑडिट के बाद अगर फ्रीक्वेंसी वाइज देखा जाए ना, ठीक है, आने का, तो वो लोकल बॉडी रहता है। उसके बाद एनजीओ, सोल ट्रेडर फर्म्स, चैरिटेबल, एजुकेशनल, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, क्लब, सिनेमा, हायर परचेज, होटल, इन सबको मिला के हम देखें तो कोई एक सवाल बन सकता है। और आखिरी में मैं एक स्टार लगा रहा हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी। समय नहीं हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी सिर्फ नोट से करके अपने को जाना है, इसमें से भी सवाल आए, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाइज मैंने ये स्टार्स लगा दिए। इसके अलावा अगर अपन देखें ना, यहां पे वो कहां गया, फर्म्स में 2 तरीके की फर्म्स होती हैं। एक तो द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और दूसरा द एलएलपी एक्ट। ठीक है, 2008 का हमारा एलएलपी एक्ट जो है ये है। एलएलपी एक्ट पे मैं फिर से एक स्टार लगा रहा हूं। एलएलपी एक्ट पे 1932 वाले में से सवाल जनरली नहीं देखा गया है, एलएलपी एक्ट में से सवाल जरूर देखा गया है। तो इनको अपने को थोड़ा अच्छे से करना है, बाकी सबको सिर्फ जितना सा मैं कराऊं उतना सा करके जाओगे तो भी हो जाएगा। चैप्टर 13 बच्चों को बड़ा लगता है। सुनो, सिर्फ ये वन शॉट से मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस वन शॉट में से अराउंड 90% मार्क्स तुम लेके आ जाओगे इस चैप्टर के अंदर से। जी हां, तो ये वाला वन शॉट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय बचता है, नंबर स्कोर हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला वी आर स्टार्टिंग विद, सबसे पहला कि सरकार की ऑडिट कैसे करें। सर सरकार की ऑडिट हम कौन होते हैं करने वाले? सर हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है क्यों करना है? अरे क्यों नहीं करना है? आज किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बड़ा लेन देन कौन करती है? सरकार करती है। वो भयंकर पैसा खर्च करती है, रोड बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, लोगों को जॉब देती है, और टैक्सेस या फाइन्स या किसी भी तरीके से वो बहुत सारा पैसा कलेक्ट भी कर रही है। इनफैक्ट सरकार व्यापारी भी है, कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है, तो उसमें भी उनकी कमाइयां होती है। तो जब इतनी बड़ी पैसे का लेन देन हो रहा है, बिना ऑडिट के कैसे छोड़ दें यार? गलत हो सकता है। इसीलिए सरकार का मेजरली 2 फोकस, एक तो पैसा खर्च करना और दूसरा पैसा प्राप्त करना। इनफैक्ट पैसा खर्च करना ज्यादा बड़ा फोकस है। ये पॉइंट हमें कैसे पता लगता है कि यार ज्यादा फोकस है? क्योंकि तुम लोगों ने बजट्स वगैरह पढ़ा है, वो इकोनॉमिक्स में फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं ना, बजट डेफिसिट। हम बोलते हैं कि सरकार ने खर्च तो ज्यादा कर दिए, आय कम। अरे ऐसे कैसे? हम नहीं कर सकते ये काम। हमारे जेब में जितना पैसा होगा हम उतना ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन सरकार को ये कोई नाटक नहीं है। सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है, कम पैसा ले सकती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि सरकार का मेन फोकस हमेशा किस पर आए? खर्च करने पर।
क्योंकि अर्थव्यवस्था का पहिया ये ही चलाते हैं। जितना पैसा ये खर्च करेंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या जॉब क्रिएशंस होंगे और लोगों को काम मिलेगा, रॉ मटेरियल बिकेगा, हर ओवरऑल अर्थव्यवस्था सुधरती है। तो एक रुपया भी सरकार का जो खर्च होगा ना, उस खर्च पे कंट्रोल कौन रखता है? सर दो लेवल पे कंट्रोल रहते हैं, ठीक है, अलग अलग है ये। पहला है पार्लियामेंट का, ये सेंट्रल लेवल का कंट्रोल है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा, यूनियन ऑफ इंडिया का कोई खर्चा है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट देखती है। लेकिन कोई सब किसी पर्टिकुलर स्टेट का खर्चा है तो वो स्टेट की विधानसभा देखती है, स्टेट लेजिस्लेचर देखती है किस तरीके का खर्चा है उस पे। और ये लोग क्या करते हैं, हर खर्चे के लिए ग्रांट करते हैं पैसा, कि रोड बनाने के लिए 200 करोड़ दे दिए, ब्रिज बनाने के लिए 5000 करोड़ रुपए दे दिए। इस तरीके से पैसा हर चीज के लिए ग्रांट करते हैं। तो मेन फोकस हमेशा खर्चे पे रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ये जीएसटी वगैरह लगाए, ये सरकार की पीएसयूज जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाने लग गई है। काफी सारे हमारी नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल्स भी होती हैं। इसीलिए अब जो है ना, अब रेवेन्यू पर भी फोकस किया जा रहा है। पहले सिर्फ ऑडिट एक्सपेंडिचर की होती थी, अब रेवेन्यू की भी ऑडिट हो रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकते सरकारी, नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड अनलेस उस एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं हो जाए। सेंट्रल का पैसा है तो पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होगी, और स्टेट का खर्चा है तो विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग होगी। उम्मीद करता हूं यह समझ में आया। आगे देखते हैं। सर खर्च तो कर लेंगे, खर्च करने के लिए पैसा आएगा कहां से? पैसा सरकार प्रिंट कर लेती है क्या? नहीं नहीं बेटा, हर बार प्रिंट करेगी ना तो हमारे करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी एसोसिएशंस जो होते हैं वहां पे रुपया और गिरता जाएगा। तो प्रिंट करना इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो पैसा कहां से आता है? सरकार हमसे पैसा लेती है। तो अभी अभी एक टैक्सेस पे आया था ना, कोई एक एम्प्लॉय किसी बड़ी कंपनी का बोल रहा था कि यार मेरी आधी से ज्यादा सैलरी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाती है, फाइन्स वगैरह में, चालान वगैरह कट जाता है, हर चीज में जो पैसा जा रहा है सरकार को, तो वो पैसा जाता कैसे है? हमने तो दे दिया पैसा, वो जाएगा कहां पे? तो बेटा सरकार के पास ये पैसा जाएगा सरकारी खजाने में। सर मैं एग्जाम में ये लिख के आऊं कि सरकारी खजाने में जाएगा? नहीं, हम इसका इंग्लिश वर्ड जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकारी खजाना, कंसोलिडेटेड फंड। अब सरकार सेंट्रल की है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। अगर कोई राज्य सरकार, एसजीएसटी, वो राज्य सरकार के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग एक खजाना होता है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बोला जाता है। वैसे ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब खुद के उनके सीएम है। दिल्ली हो गई, अरविंद केजरीवाल जी सीएम है, पुडुचेरी में सीएम है। यूनियन टेरिटरीज है, इनके सीएम अलग से है। तो जब अलग से है मतलब इनके पास भी अलग से कोष है, खजाना है। ऐसे खजाने को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो भी रुपया खर्च होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, मस्ट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ, कहां से प्रोवाइड किया जाएगा? सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ या तो स्टेट सीएफआई, या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सीएफएस, या ऐसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कुछ गलत लिख दिया, ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, एच नहीं है, हैविंग, LAHLA, हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं इसको CFUT प्लस LA बोलता हूं, ठीक है, CFUT प्लस LA के ऐसे यूनियन टेरिटरी जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जब भी पैसा खर्च होगा वो इस सरकारी खजाने में से खर्च होगा। तो सर खर्च करने के बाद ज्यादा खर्च हो गया, कम खर्च हो गया, ये कैसे चेक करेंगे? आइए, एक बार खर्चा हो गया, आफ्टर एक्सपेंडिचर इनकर हो गया और उस तरीके का उसका अकाउंट बंद कर दिया। रोड के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए। अब 200 करोड़ रुपए एग्जैक्ट लगेंगे क्या? नहीं सर, हो सकता है 190 करोड़ लग जाए, हो सकता है 210 करोड़ लग जाए। वो इनफैक्ट हमने तो देखा है सर ज्यादा लग जाते हैं कई बार। तो एक बार हमने 200 करोड़ दिए, 220 करोड़ लग गए, अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये चेक कौन करेगा? सर एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट है जिसने पैसा खर्च किया कि हमको इतने पैसे मिले, हमसे इतने पैसे खर्च हुए, ये एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के ये सरकार को देंगे। और इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कौन चेक करेगा?
एक पार्लियामेंट्री कमिटी चेक करेगी, स्क्रूटनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत पावरफुल कमिटी होती है, पार्लियामेंट्री कमिटी, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होता है, और ये चेक करते हैं कि जितना बोला गया था उतना ही कम हुआ, उससे ज्यादा हुआ, कम हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ। इस चीज की पहली स्क्रूटिनी, पहली ऑडिट कौन करेगा? पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो ये मैकेनिज्म है भारत के अंदर, किस तरीके से सरकार पैसा खर्च करेगी। और सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना शानदार है ना बेटा, कि उस कमिटी, एक कमिटी बना दी कि क्यों खर्च होना चाहिए था उतना ही हुआ, ज्यादा कम। और ये कौन पूछ रहा है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहा है, क्योंकि वो पीएसी का सदस्य है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, शुरुआत में तो सरकार की ऑडिट में मेजरली हम एक्सपेंडिचर की ऑडिट करते थे, क्योंकि मेन फोकस इस पे रहता था। लेकिन क्योंकि अब इतना पैसा सरकार कमाने लग गई, तो ग्रेजुअली क्या होने लग गया है? ग्रेजुअली ऑडिट ऑफ रिसीट्स जो है, टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, किसी भी तरीके से जो टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, किसी भी तरीके से जो पैसा मिल रहा है, उस पैसे की भी ऑडिट होती है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला क्या, जहां पे ये पैसा भेजना चाहिए था उन्हीं अकाउंट में गया है, कहीं बाबू के खुद के पर्सनल अकाउंट में तो नहीं चला गया। ये देखते हैं। साथ में मैंने आपको क्या बोला? सर, अब सरकार खुद कमाई अच्छी करती है, व्यापारी हो रखी है, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस में रैपिड ग्रोथ हुई है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, उनमें रैपिड ग्रोथ हुई है। अब जब वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नाम में पब्लिक सेक्टर जरूर है बेटा, वो कोई पब्लिक को एक्स्ट्रा फायदा नहीं पहुंचाती कि हम आपको कम में माल देंगे। ये नॉर्मल कोर व्यापारी लोग हैं, ठीक है। तो जब ये व्यापारी कर रहे हैं तो इनकी ऑडिट भी व्यापारी तरीके से ही होनी चाहिए। तो इनकी कमर्शियल ऑडिट आई थी, और ये कमर्शियल ऑडिट के बारे में अपन लास्ट में पढ़ेंगे। जब गवर्नमेंट ऑडिट का एकदम एंड होगा तब हम कमर्शियल ऑडिट के बारे में जानकारी लेंगे। साथ में कमर्शियल यूनिट्स तो हो ही गई, सरकार बहुत सारे नॉन कमर्शियल और ऑटोनोमस, लार्ज नंबर ऑफ नॉन कमर्शियल के साथ साथ ऑटोनोमस बॉडीज भी है। ऑटोनोमस का क्या मतलब सर? कि ये सरकार के पैसों पे, तो फाइनेंस तो सरकार से लेते हैं, लेकिन ये ऑटोनोमस है, सरकार इनको नहीं बोलती ये पैसे ऐसे काम करो वैसे काम करो, ये ऑटोनोमस है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कॉलेजेस पे लिखा होता है ऑटोनोमस कॉलेज, क्यों? कि सर हम किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं है। सो रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। ऑब्वियस सी बात यह है ना बेटा कि आज सरकार का पैसा जा रहा है नॉन कमर्शियल कामों के लिए, और ऑटोनोमस लोग हैं, मोस्टली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है। ये कौन कौन से फील्ड में है सर? ये किसी डेवलपमेंट फील्ड में है, एकेडमिक जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गई, साइंटिफिक या सोशल रिसर्च की फील्ड में ये लोग काम करते हैं, एनजीओ वगैरह हैं, जिनमें मेजर फाइनेंसिंग कहां से आ रही है? सरकार से आ रही है। तो जब सरकार यानी जनता का पैसा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या यूटी प्लस एलए से पैसा आ रहा है, तो उनकी ऑडिट भी तो होनी जरूरी है। अब देखो, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार का पैसा इतनी जगह जा रहा है, क्या सरकार के पास इतने ऑफिसर हैं कि वो हर जगह हर सबकी ऑडिट कर सके? मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं, क्या सरकार के पास इतना लोग हैं कि आज 7-8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं, उन 8 करोड़ रिटर्न्स को चेक कर सके? नहीं है। ये तो सिर्फ एक डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। तो यार गवर्नमेंट इज ना तो इक्विप्ड है, और इक्विप्ड होती भी ना, अब एआई वगैरह ला भी रही है सरकार, तो भी इंटेंशन नहीं है, ना तो इक्विप्ड है ना ही इंटेंशन है टू फंक्शन एज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। सरकार इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं कर सकती है, इक्विप्ड भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है, ठीक है। ताकि हर छोटी मोटी मिसडिमीनर या इर्रेगुलरिटी, हर छोटी मोटी गड़बड़ को ढूंढे, ये सरकार का ना तो इक्विप्ड है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट में आता है। गवर्नमेंट इज नीदर इक्विप्ड नॉर इंटेंडेड टू, ना तो इक्विप्ड है ना ही उनका इंटेंशन है टू वर्क एज अ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ठीक है। तो फिर सरकार की ऑडिट कैसे होगी सर? जब सरकार खुद नहीं करती, वो दूसरों से करवाती है। वो अभी अपन आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस आईसीएआई के, कि सरकार की ऑडिट क्यों करे, क्या उद्देश्य है, कि अगर सरकार की ऑडिट होती है उससे क्या फायदा मिलेगा? सर पहला फायदा मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड, जनता का पैसा कहां जा रहा है उसकी अकाउंटिंग। दूसरा अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां सही बनी है क्या, वो भी ऑडिट के दायरे में आती है। और अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, कुछ गलत हो गया है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, बेस फॉर करेक्टिव एक्शन।
यहां पे अगर तुम बुक खोलते हो तो देखते हो हर ये जो है ना हेडिंग है, इन हेडिंग के नीचे कुछ 4-5-6 लाइनें दी गई है। बेटा एग्जाम में ICAI बोलता है ये हेडिंग दे दी ना तो बच्चे को नंबर दे दो, इसीलिए मैंने वन शॉट में अभी सिर्फ हेडिंग रखी है कि ये लिखने पे भी तुमको 3 नंबर का सवाल आएगा, तीनों मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव, बहुत ध्यान से, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। लेकिन एक और सवाल क्या आता है, उस सवाल में मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट बोला है। पहले वाले में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बोला था, इस वाले में मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑडिट का बोला है। अब ये मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले सवाल क्या आता है कि भारत जो है, भारत की सरकार है या ये देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था है, ये चला कौन रहा है? आप बोलोगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर अकेले ऐसे कुछ नहीं कर सकते। जी हां, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, IAS, IRS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसे जो हमारे UPSC क्लियर करके जो लोग आते हैं या स्टेट जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टेट कैडर के होते हैं, ये लोग हैं जो असली में देश को चला रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे नेता और जो होते हैं, ठीक है, वो नीतियां बनाते हैं, वो पॉलिसी की, वो देश को ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम ये सिविल सर्वेंट्स का होता है। अब दोनों के बीच में एक ऑडिट होनी जरूरी है कि जो नीतियां हैं वो सही है और जो इस नीति को इंप्लीमेंट कर रहा है वो सही से कर रहा है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी किसके बीच में? एडमिनिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, इनकी अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, ठीक है, मिनिस्टर्स, जो लेजिस्लेट करते हैं, जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में। तो मेन ऑब्जेक्टिव पहला कि किसकी अकाउंटेबिलिटी? सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति? नेताओं के प्रति, जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति। सिविल सर्वेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। और दूसरा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको मदद भी हो जाती है, फंक्शनिंग एज एन एड, एज अ मदद टू एडमिनिस्ट्रेशन की हाँ हमारी ऑडिट हो रही है, हम सही काम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, या ये IAS ऑफिसर के नीचे भी तो कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये ऑफिसर को पता लग जाएगा, IAS वगैरह को पता लग जाएगा। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव। अब बहुत ध्यान से देखना क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा और 3 नंबर के लिए है, तो पहले वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट या मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है। मेन ऑब्जेक्टिव तो भी 3 नंबर का सवाल आ सकता है, लेकिन 1.5 नंबर का पहला पॉइंट, 1.5 नंबर का दूसरा पॉइंट ऐसे भी आता है। बहुत ध्यान से ये देखना है, कुछ ज्यादा नहीं तो 5 याद कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, 5 याद क्या करो। फिर सरकार की ऑडिट करता कौन है? तो भाई सरकार की ऑडिट जो है ना वो करता है भारत में, इन इंडिया, गवर्नमेंट की ऑडिट, भारत में गवर्नमेंट की ऑडिट एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी करती है। कौन कर रहा है भाई? एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, स्वतंत्र है, ऑडिट है तो स्वतंत्र होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, विधान है, मतलब इसका मतलब एक कानून है। और क्या कानून है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, और कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971, द C&AG DPCS एक्ट 1971 ये बताती है कि भारत में सरकार, चाहे किसी भी तरीके की सरकार हो, कहीं की भी हो, उसकी ऑडिट कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी करेगी। स्टैट्यूट कौन सा हुआ? द C&AG DPCS एक्ट 1971। तो भारत में सरकार की ऑडिट करेगा द C&AG ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन सर ये तो एक बंदा होगा, C&AG एक जना है, ये इतनी सरकारें, इतने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इतनी नॉन कमर्शियल बॉडीज, एक बंदा कैसे कर सकता है इतना? सर इसको हेड बनाया गया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, और इस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और भी हजारों ऑफिसर्स हैं जो जिनका बॉस हो गया C&AG, और ये हजारों ऑफिसर्स जाके अलग अलग C&AG के बिहाफ पर ऑडिट करते हैं। तो भारत में सरकार की ऑडिट C&AG करेगा, लेकिन अकेला नहीं करेगा, थ्रू द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा। और ये लोग अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते, जो भी ये काम करेंगे ये भारत के संविधान के हिसाब से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स पास बाय द
पार्लियामेंट, जो भी है या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन्होंने रूल्स ऑर्डर दिए, उनके हिसाब से ये लोग काम करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क एमसीक्यू के लिए है पूरा टॉपिक, ये टॉपिक पूरा का पूरा एमसीक्यू के लिए आता है और कहीं भी नहीं आता। बड़ा क्वेश्चन इस पे नहीं बनता कि भाई सीएनडीजी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, क्योंकि सर हमें सीएनडीजी इंडिपेंडेंट चाहिए ही, हमें नहीं चाहिए कि जो भी पार्टी पावर में है उसके प्रति सीएनडीजी बायस हो जाए। अगर पावर वाले ने प्राइम मिनिस्टर ने मान लो अगर अपॉइंटमेंट किया है तो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हमें ऑडिटर में ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चाहिए। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ही इनका अपॉइंटमेंट करती है, कौन? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कभी भी इसको इसकी नौकरी का डर नहीं सता है कि बार बार सरकार बोल रही है हमारी गलत रिपोर्ट नहीं देना, नहीं तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो इनको निकालने का तरीका ही इतना डिफिकल्ट बना दिया है, शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाए कि उसने या तो मिसबिहेव किया है या वो इनकेपेबल हो गया। और ये प्रूव हो भी गया ना कि सीएनडीजी ने मिसबिहेव किया है या वो इनकेपेबल हो गया, तो भी जो लोकसभा और राज्यसभा है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स प्रेजेंट और जो वोट कर रहे हैं उसमें कम से कम 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी, 66.67% से ज्यादा मेजॉरिटी चाहिएगी, जितने भी लोग सदन में उस समय बैठे हैं और वोट कर रहे हैं, कि तब जाके पहले तो प्रूव करो कि मिसबिहेव किया या इनकेपेबल हो गया है। प्रूव होने के बाद लोकसभा में भी जितने जने बैठे हैं 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए, राज्यसभा में भी जितने जने बैठे हैं 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए, तब कहीं जाके इसको हटाया जा सकता है। तो बहुत मुश्किल है, इस पे पैसे का दबाव नहीं आए, इसीलिए सीएनडीजी की सैलरी कितनी होगी? एक सुप्रीम कोर्ट के जज के सैलरी, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, प्रेसिडेंट की जितनी सैलरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी होती है, सब बराबर होती है, सीएनडीजी को भी उतनी सैलरी ही दी जा रही है। प्रेसिडेंट खुद सीएनडीजी से कंसल्ट करेंगे, कब? जब भी प्रेसिडेंट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी की भी नियुक्ति करेंगे, या सीएनडीजी को खुद को अपना काम करने के लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, वो पावर देगा तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन किससे कंसल्टेशन लेके? सीएनडीजी से पूछ के कि बता सीएनडीजी तुझे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, ये सीएनडीजी से पूछ के ही प्रेसिडेंट देगा। हमारे 3 आर्टिकल्स है संविधान में जो सीएनडीजी रिलेटेड है, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड आर्टिकल 151 भी आएगा, वो एंड में अपन देखेंगे। आर्टिकल 149 क्या बोलता है? रुक जाओ एक मिनट, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? कि एक मिनट, हाँ जी, क्या गड़बड़ हो गई सर? देखो, ये है आर्टिकल 150, ये है आर्टिकल 151, तो सर 149 कहां गया? लिख देता हूं, आर्टिकल 149 वो क्या कहता है? फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है? ये फॉर्मेट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन किससे पूछ के? आफ्टर ठीक है, फॉर्मेट, भारत में सरकारों के अकाउंट्स कैसे बनेंगे, वो तरीका, उसका फॉर्मेट, फ्रेमवर्क प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट को थोड़ी आता होगा, ठीक है, जरूरी थोड़ी है उनको आए, तो वो किससे पूछेगा? सीएनडीजी से पूछ के करेगा। ये 149 बोलता है। तो 149 आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। फिर है हमारा 150, 151। 150 क्या बोलता है कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो सीएनडीजी को पावर देगा। ये 150 बोलता है कि सीएनडीजी तेरे को पावर मिलेगी, सीएनडीजी तेरे को पावर मिलेगी। अरे कौन सी पावर मिलेगी? ये 150 नहीं बोलता, बस ये बोलता है सीएनडीजी तेरे को पावर मिलेगी। क्या पावर मिलेंगी वो लिखा जाएगा सीएनडीजी के कानून में, द सीएनडीडी डीपीसीएस एक्ट
1971 डिफाइन करता है पावर मिलेगी, ये 150 बोलता है। कौन सी पावर मिलेगी, ये डीपीसीएस एक्ट जो है सीएनएजी का वो बताता है। 151 क्या बोलता है भाई, ऑडिट के बाद रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, तो सीएनएजी टू प्रोवाइड ऑडिट रिपोर्ट, जिसको अगर सेंट्रल की है, यूनियन की है, तो वो प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस में लगेगा, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन वही अगर स्टेट की है तो वो गवर्नर को देगा स्टेट के, और जो गवर्नर है वो विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में उसको रखेगा कि भाई सीएनएजी ने ऑडिट करके ये पाया है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ये 3 हमारे आर्टिकल्स ये बात बोलते हैं। एग्जाम के लिए 4 नंबर में वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है सीएनएजी की ड्यूटीज। ठीक है, सीएनएजी की ड्यूटीज क्या क्या है, क्या काम करेगा। तो देखो, मेन तो ऑडिट रिलेटेड काम ही करेगा। ऑडिट में क्या सर, वो कंपाइल करेगा और सबमिट करेगा अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखा है, कंपाइल एंड सबमिट लिखा है, क्या नहीं लिखा कि सर प्रिपेयर करने का। ठीक है, एज पर द एक्ट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएनएजी टू गिव इंफॉर्मेशन या प्रिपेयर। अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी सीएनएजी की नहीं है, सिर्फ कंपाइल और सबमिट करने की है। ये प्रिपेयर अकाउंट्स तुम्हारे मेरे यहां पे पीछे छुप गया है, ध्यान रखना। अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ क्या है जिम्मेदारी, कंपाइल और सबमिट करने की। सीएनएजी खुद करेगा नहीं सर, जो उसके ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है वो जाएंगे किसी भी सरकार के ट्रेजरी विभाग में, ऑफिसेज में, डिपार्टमेंट में, वहां से वो उनके इनिशियल अकाउंट्स और सब्सिडरी अकाउंट्स उठाएंगे, वहां से कंपाइल सबमिट करेंगे, और उसमें वो क्या चेक करेंगे कि साल भर में कितना पैसा, एनुअल रिसीट्स कितना हुआ है, एनुअल डिसबर्समेंट कितना कितना हुआ है। और यूनियन अगर केंद्र सरकार का है तो ये सारा वो लिखेंगे प्रेसिडेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का है तो गवर्नर के लिए, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी के लिए वो लिख के देंगे। पहली ड्यूटी कंपाइल सबमिट। ठीक है, कंपाइल सबमिट को दिमाग में रखो। दूसरी, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या क्या चेक करेगा कि भैया हर खर्चा जो भी हुआ है, एक्सपेंडिचर, वो कहां से हुआ होगा, भाई सरकारी खजाने से हुआ होगा, सीएफआई, सीएफएस, सीएफयूटी प्लस एलए। उसमें क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि जो भी पैसा खर्चे में दिखाया गया है, मनी शोन हैविंग बीन डिसबर्स, कि जो भी पैसा हमने डिसबर्स किया है वो डिसबर्स करने के लिए लीगली आपके पास था भी क्या। हमने 10,000 करोड़ दे दिए, अरे 10,000 करोड़ थे क्या देने के लिए, दे दिए अब तो मनी शोन हैविंग बीन डिसबर्स वो लीगली अवेलेबल भी था क्या, और जिस काम पे लगना चाहिए था, जिस सर्विस पे, जिस पर्पस पे लगना चाहिए था, उसी पे लगाया है, या इस काम का पैसा था दूसरे काम पे लगा दिया, ऐसा तो नहीं है। मनी जिसको खर्च दिखाया गया है वो लीगली खर्च करने के लिए अवेलेबल था, जिस काम पे खर्च होना चाहिए था उस पे ही खर्च हुआ है क्या, पहली चीज ये चेक करेगा। दूसरी चीज, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो किसके हैं, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, किसमें, रिलेटिंग टू कंटिंजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट। कंटिंजेंसी फंड आपातकालीन एक कोष होता है कि सर कोई इमरजेंसी आ गई तो एकदम से युद्ध डिक्लेयर हो गया। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब वो इजराइल फलस्तीन अभी चल रहा है बेटा, ठीक है, एकदम से इजराइल पे हमला हुआ, तो क्या वो एकदम पैसे पड़े थे होते हैं क्या ऐसे कि चलो रिटेलिएट करते हैं, ऐसे किसी भी इकोनॉमी के पास क्या ऐसा होता है? जी हां, हर एक के पास एक कंटिंजेंसी फंड होता है, ठीक है, ये आपातकालीन इमरजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड होता है। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन है कि सरकार ने इसमें से पैसा निकाला है तो किस काम के लिए निकाला, ये भी चेक किया जाता है। और तीसरा वाला इजी सा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो सब्सिडरी अकाउंट है जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में है उनको भी ये लोग इस पे भी रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, जो भी पैसा, मेन पॉइंट क्या, जो पैसा डिसबर्स किया गया वो लीगली अवेलेबल था, उस काम पे ही खर्च किया गया जिसपे होना चाहिए था। दूसरा कंटिंजेंसी फंड और ये पब्लिक अकाउंट्स, इनको चेक करेंगे ट्रांजैक्शंस को, और फॉर्मेट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी अकाउंट के चेक करेंगे। एक और चीज इसमें क्या रह गई कि जो भी एक्सपेंडिचर खर्च किया, ठीक है, वो उसी अथॉरिटी ने किया जिसका अधिकार था, ठीक है। आज कृषि डिपार्टमेंट का खर्चा तो कृषि डिपार्टमेंट का अधिकारी करेगा या रेलवे बोर्ड कृषि डिपार्टमेंट का खर्चा कर देगा, ऐसा तो नहीं हो गया ना। फिर तीसरी ड्यूटी क्या,
ऑडिट ऑफ अब रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर किसका, देखो बोला था ना अभी कि कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारी पैसों पे जिंदा है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बॉडीज हैं, कई सारी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो क्या है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है इन फॉर्म ऑफ लोन या ग्रांट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। कई सारी जो है बॉडी अथॉरिटी वो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है। तब सीएनडीजी को ऑडिट भी करनी है, उसकी रिपोर्ट भी देनी है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की। सर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये भी डिफाइंड है कि सर सब्सटैंशियली फाइनेंस तब माना जाएगा जब जो ग्रांट या लोन बॉडी अथॉरिटी को दिया है, एक तो वो 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा होगा, मतलब अगर 25 लाख रुपए से कम है तो हम सब्सटैंशियली फाइनेंस मानेंगे ही नहीं। साथ में एक और कंडीशन है, क्या, कम से कम उस बॉडी अथॉरिटी का जितना भी उस बॉडी अथॉरिटी ने साल भर में पैसा खर्च किया है उसका 75% और मोर हिस्सा तो ये ग्रांट या लोन का ही है। अब 25 लाख तक बच्चे को समझ में आता है, ये 75% आते आते बच्चा घूम जाता है कि सर क्या हो गया। इसके लिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि मान लो सरकार ने सीएफआई, सीएफएस, सीएफयूटी प्लस एलए से एक कॉलेज को लोन के तौर पर दिए हैं 76 लाख, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है क्या ये सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है। तो पहली कंडीशन चेक करूंगा, क्या ये लोन या ग्रांट जो भी है ये 25 लाख रुपए और उससे ज्यादा है क्या। जी हां सर, 76 लाख इज मोर देन 25 लाख, ठीक है। तो पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं 75% वाली, उसके लिए मेरे को इस कॉलेज से पूछना पड़ेगा, एक कॉलेज तेरा साल भर में टोटल कितना खर्चा हुआ है। भाई सैलरी दी होंगी या और भी कई जगह तुम्हारे खर्चे होते हैं, साल भर में टोटल क्या कि सर साल भर में मेरे 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, 75% निकालूंगा 1 करोड़ का, कितना है 75 लाख। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या ये मेरा लोन या ग्रांट 75% से बराबर या उससे ज्यादा है क्या। तो जी हां 76 लाख ज्यादा है, तब मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई हैं, तब मैं इस कॉलेज को सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बोलूंगा, ठीक है। फिर चौथी ड्यूटी देखते हैं, ऑडिट ऑफ ग्रांट्स लोन जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए दिए थे, ये पैसा यही खर्च होगा, ठीक है। स्पेसिफिक बोला है, कहां से सर, हमेशा एक ही जगह से पैसा आता है, सीएफआई, सीएफएस, सीएफयूटी प्लस एलए, ठीक है। किसी भी अथॉरिटी बॉडी को दिया है जो क्या नहीं होनी चाहिए, एक फॉरेन स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होनी चाहिए। इनको छोड़ के किसी भी अथॉरिटी को किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए, ठीक है। इजराइल को मदद में पैसा दे दिया तो इजराइल एक फॉरेन स्टेट है, हम उसको नहीं, उसकी ऑडिट नहीं करने जाएंगे, ठीक है। या यूएन शांति मिशन में हमने फोर्सेस भेजी, उसमें पैसा खर्च हुआ, तो बेटा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भी हम ऑडिट नहीं करेंगे। लेकिन उनको छोड़ के किसी भी बॉडी अथॉरिटी को किसी स्पेसिफिक काम के लिए अगर पैसा दिया गया है तो सीएनडीजी क्या चेक करेगा, सीएनडीजी स्क्रूटनाइज करेगा उस तरीके को जिसकी वजह से जिस भी ऑफिसर ने पैसा सैंक्शन किया कि हाँ ठीक है 500 करोड़ ले जाओ, किसी ऑफिसर ने दिया है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कैसे सेटिस्फाई हो गया कि जो भी बॉडी अथॉरिटी थी जिसको पैसा दिया गया उसने सारे नियम शर्तें फुलफिल किए, कहीं इस ऑफिसर को पैसा तो नहीं खिला दिया गया, ये चेक किया जाता है। और सीएनडीजी के पास राइट ऑफ एक्सेस है कि वो जो भी बॉडी अथॉरिटी है जिसको पैसा मिला उसकी भी बुक्स की ऑडिट कर सकता है, लेकिन पहले से क्या करके, पहले से नोटिस देकर। ये वाला बच्चों को फिर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि एक बार में समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूं क्या है। बॉडी है या अथॉरिटी है, ठीक है। नॉट फॉरेन स्टेट, विदेशी देश या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पैसा चाहिए। पैसा किससे चाहिए सर, पैसा चाहिए सरकारी खजाने से,
सर ये क्या बन रहा है? ये खजाना बन रहा है बेटा, ठीक है, ये खजाना है। हाँ हाँ ये खजाना है, ठीक है, सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या इंडिया स्टेट और यूटी प्लस एल सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है। अब सरकारी खजाने से इस बॉडी अथॉरिटी को पैसा जब जाएगा तो डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, बीच में कौन होगा? बीच में एक, ठीक है, एक कौन होगा? ऑफिसर होगा, ठीक है। ये कौन है? ये है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ठीक है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी, इससे सीएफआई सीएफए सीएफयूटी प्लस एलए से पैसा इसके पास आएगा और ये आगे पैसा देगा। हम अभी हमारा सीएनडीजी क्या करेगा? सर हमारा सीएनडीजी जो है ना वो चेक करेगा, सीएनडीजी हमारा चेक करेगा कि ये जो है, ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है ये कैसे सेटिस्फाई हुई है कि जो भी नियम शर्तों पे बात हुई थी कि हम इस बॉडी अथॉरिटी को पैसा देंगे, उन्होंने, इस बॉडी अथॉरिटी ने सारे नियम शर्तें मान ली है। ये चेक करेगा और वो इस बॉडी अथॉरिटी के पास भी जा सकता है, इसके बुक्स चेक कर सकता है, बस प्रायर नोटिस देकर। उम्मीद करता हूं ये तुमको समझ में आ गया होगा। पांचवी ड्यूटी क्या? अब रिसीट्स की बात कर रहे हैं यूनियन स्टेट की कि भैया जो पैसा आया है, टैक्स नॉन टैक्स जैसे भी, उसमें सीएनडीजी अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट की जितना पैसा आना चाहिए था उतना आया है क्या, अल्टीमेटली कलेक्ट कैसे हो रहा है और किधर जा रहा है एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। जैसे तुम बजट में देखते हो कि इस साल हम 10,000 करोड़ का बजट कर रहे हैं, तो पहले सरकार देखती है ना 9 साढ़े 9 हजार कुछ करोड़ रुपए आने का असेसमेंट कि हम डायरेक्ट टैक्स से इतना पैसा लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना पैसा लेंगे, फाइन पेनल्टी से इतना पैसा लेंगे, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इतना पैसा आएगा, असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर आएगा मतलब कैसे आ रहा है, समय पे टीडीएस जमा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, कलेक्शन, और जमा होने के बाद कहां कहां पैसा जाना है, एलोकेशन, ठीक है, रेवेन्यू का ये चेक करेगा। नेक्स्ट चेक करेगा वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। बेटा ड्यूटीज में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है ड्यूटीज में वो पूछा गया है इस पे, इसको भी 3 स्टार टॉपिक है ये, ठीक है। स्टोर्स एंड इन्वेंट्री जितना मैंने नोट्स में यहां पे दिया है उतना ही कर लो, बहुत होता है कि स्टोर्स और इन्वेंट्री की ऑडिट आप कैसे करोगे। स्टोर इन्वेंट्री का क्या मतलब? सर सरकारी बहुत सारे अनाज के गोदाम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसमें बहुत सारा अनाज पड़ा है, या रेलवे है उसमें बहुत सारा लोहा वगैरह पड़ा है, रेलवे कंटेनर्स वगैरह बनाने के लिए या ट्रैक्स बनाने के लिए। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी है, वो इन्वेंट्री को चूहे नहीं खा जाए, झूठे चूहे जो है वो नहीं खा जाए, मतलब फ्रॉड रॉड नहीं हो जाए, तो ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेगा एज अ सीएनडीजी कि भाई रेगुलेशंस जो भी बनाई है कि जब भी सरकार कुछ परचेज करेगी, सरकारी विभाग कोई परचेज करेगा, वो कैसे करेगा, परचेज करेगा तो रिसीव कैसे करेगा, फिर इशू कैसे करेगा ऑफ द कस्टडी सेल एंड इन्वेंट्री टेकिंग ऑफ स्टोर्स, और क्या ये तरीके सही से बनाए गए हैं और बनाने के बाद सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। पहला कि जब भी माल आएगा जाएगा ये कैसे होगा, किधर रखा जाएगा, कौन इशू करेगा। दूसरा, जब जो भी गोदाम वगैरह है सरकारी गोदाम, उसमें कहीं कोई डेफिशिएंसी है क्या ऑन द क्वांटिटीज एंड कंट्रोल्स में, कि जितना भाई 1000 टन माल भेजा था 500 टन ही वहां पे मिल रहा है, 500 टन सब चूहे खा गए, अरे कहीं चोरी तो नहीं हो गए क्वांटिटी में, और कंट्रोल कैसे किया गया है। इंश्योर करेगा जो भी सरकार या विभाग पैसे दे रहा है वो रीजनेबल है, वो अग्रीमेंट में है, जितना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट में जितना लिखा था उतना ही पैसा दिया, ज्यादा तो नहीं दे दिया, और वो सरकार के जो ऑफिसर्स हैं जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी के, वो ऑफिसर्स के सर्टिफिकेट्स चेक करेगा। और चौथा, पीरियोडिकली वेरीफाई करेगा कि जाके सब सामान सही है या नहीं।
सातवां, मैंने आपको बताया था सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं बेटा, तो इन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन जैसे एलआईसी और हुई, इनकी ऑडिट कैसे होगी भाई? ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही होगी। 139(7) में फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, 139(5) में सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इनके बारे में बात आपको ऑलरेडी पता है। जब भी ड्यूटी देते हैं तो साथ में पावर भी तो देनी पड़ेगी सीएनडीजी को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्यूटीज के साथ क्या मिल गया? पावर्स। क्या है? अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए पावर भी तो मिलेगा। तो ये देखो, आ जाओ कि सर जनरली पावर इजी है, सेम है, कहीं भी जा सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी ऑफिस जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जहां पर भी इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स रखे होते हैं, वहां पे जाके उनकी चेकिंग कर सकता है। रिक्वायर कर सकता है कि भैया जो भी अकाउंट्स है, ठीक है, लाओ मेरे ऑफिस में अकाउंट्स भिजवाओ, अकाउंट्स, बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये बोल सकता है कि भैया यहां पे भिजवाओ, वहां पे भिजवाओ, सीएनडीजी इनको बोल सकता है। क्लियर? रिक्वायर अकाउंट्स, बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंट टू स्पेसिफाइड प्लेसेस। तीसरी कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है कि भैया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई भी किसी तरीके का भी सवाल पूछ सकता है। और फाइनली पावर टू डिस्पेंस विथ एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स, जितना उसको चाहिए उतना ही वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखे, पूरी चीजें नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। जी हां, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो सरकार की ऑडिट जो है मेजरली, ठीक है, ऑडिट नहीं, सरकार का इंटेंशन मेजरली है ना एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड था। बाद में ऑडिट ऑफ रिसीट्स वाज टेकन अप। तो एक्सपेंडिचर जो है सरकार का, वो हम कैसे चेक करेंगे? एक्सपेंडिचर ऑडिट एक अलग टॉपिक आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपेंडिचर सरकार का जो भी ऑडिट कौन करेगा? सीएनडीजी करेगा या उसके ऑफिसर्स करेंगे। ये मनमर्जी से ऑडिट नहीं कर सकते, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, ठीक है। सरकार की ऑडिट, एक्सपेंडिचर की ऑडिट कैसे करनी है? रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ फंड्स ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फिक्सिंग लिमिट विद इन विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड। ये हम लोग बेसिक स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे। तो हर एक रुपया जो सरकार ने खर्च किया है उसको 5 तरीके से ऑडिट की जाएगी। हर एक रुपए को 5 एंगल से, अलग अलग एंगल से ऑडिट की जाएगी। पहला एंगल क्या होगा कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, कि जो भी सरकारी पैसा खर्च किया गया है, जो भी एक्सपेंडिचर सरकार ने किया है, वो कंफर्म, वो अग्री करता है किससे? रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स, रूल्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है, कि कोई भी कानून के हिसाब से पैसा खर्च कर रहे हैं, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि जो भी पैसा खर्च कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से खर्च कर रहे हो। ये पहला तरीका है इस एक रुपए को चेक करने के लिए। दूसरा, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, कि जिसने भी पैसा खर्च किया, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, तो जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है ना, चाहे जनरल सैंक्शन किया हो चाहे स्पेसिफिक। जनरल मतलब सभी के लिए, स्पेसिफिक मतलब कुछ जनों के लिए, कुछ स्पेशल कम्युनिटी के लिए, उनके लिए, तो सैंक्शन है क्या? पैसा। तीसरा, जो भी पैसा प्रोवाइड हुआ है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फंड, जिसमें से खर्चा किया गया है, वो प्रोविजन भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया है, ठीक है, ऐसी कोई अरे गरे ने नहीं कर दिया। चौथा, प्रोप्राइटी ऑडिट, ये बहुत फेमस, अच्छा लगता है मेरे को। प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब सरकार का पैसा है, अपना क्या ही जा रहा है, उड़ाओ, ऐसा तो नहीं किया। जो भी खर्चा इनकर किया गया है वो विथ ड्यू रिगार्ड टू ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, कि भाई अगर कोई भी, अगर ये ऑफिसर का खुद का पर्सनल पैसा होता तो क्या वो ये पैसा खर्च करता? ये होता है फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। और फाइनली, सरकार की जितना भी, जो भी पैसा है, जिस परफॉर्मेंस ऑडिट में, कि सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम, स्कीम, प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं जहां पे लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सारे प्रोग्राम वगैरह इकोनॉमिकली चल भी रहे हैं और जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिल भी रहा है। तो हर एक रुपए को इन 5 नजरिए से देखा जाएगा, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी सही है, कॉम्पिटेंट है क्या, सैंक्शन मिला हुआ है, प्रोविजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया, प्रोप्राइटी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 5 तरीके से देखा जाएगा। इनिशियली था एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड, अब धीरे धीरे तो रिसीट्स की भी ऑडिट
होती है, क्योंकि जितना पैसा आना चाहिए था वो सही तरीके से आया है या नहीं। तो रिसीट की ऑडिट में अपन क्या चेक करेंगे कि सारा रेवेन्यू या वो डेट जो सरकार को मिलना चाहिए था वो सही से असेस, रियलाइज्ड और क्रेडिटेड है क्या, सारे रेगुलेशन प्रोसीजर्स जो है, ठीक है, वो एडिक्वेट है क्या, और वो रेगुलेशन प्रोसीजर्स को असली में कैरी आउट भी किया जा रहा है या बुक्स में बस बना के भूल गए हैं, एडिक्वेट चेक्स इंपोज्ड है क्या, कि जो भी पैसा है वो कहीं गलत हाथों में नहीं चल जाए, उसके चेक्स लगाए गए हैं, और सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स जो है उनको चेक करो कि कहीं गलत तो नहीं बन गए। तो ये 5 तरीके से रिसीट्स चेक होती है। फाइनली जो लास्ट टॉपिक है कि मैंने आपको बोला था अब सरकार व्यापार भी करती है, आईओसीएल, एचपीसीएल ऐसे है, तो जब व्यापार करती है तो इनकी व्यापारिक ऑडिट होती है, कमर्शियल ऑडिट होती है। सरकार 3 तरीके से व्यापार करती है, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज बनाती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज कॉर्पोरेशन बनाती है, या गवर्नमेंट की कंपनियां बनाती है। ये 3 तरीके से व्यापार है। अब जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है, मतलब सरकार ने दुकानें खोल रखी है, राशन की दुकानें भी सरकारी दुकानें हैं, तो ये कमर्शियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में लगती है, तो इन पे सेम लॉज रेगुलेशन है, सब्जेक्ट टू सेम लॉज, फाइनेंशियल एंड अदर रेगुलेशन जो किसी भी सरकारी विभाग पे लगते हैं। ऑडिट इज अंडरटेकन इन द सेम मैनर, कोई भी सरकारी विभाग में जैसे होता है। वहीं पर स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे आईसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉर्पोरेशंस एलआईसी, एचपीसीएल, आईसीएल कॉर्पोरेशन है, जिनका स्पेसिफिक स्टैट्यूट है, मोस्टली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है इन फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस। तो इनकी ऑडिट कैसे होगी वो डिपेंड करेगा, इनकी ऑडिट कैसे होगी वो डिपेंड करेगा उनके कानून पर। इनके कानून में लिखा है कि इनकी ऑडिट कैसे होगी। और तीसरा हमारा तरीका है गवर्नमेंट की ऑडिट कैसे होगी। सर गवर्नमेंट की ऑडिट के लिए वो जैसे गवर्नमेंट कंपनीज के लिए तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है हैव देयर ओन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएंडएजी 137 और 5 में, ये तुमको पता ही है। सीएंडएजी करेगा क्या सर, सीएंडएजी है ना टेस्ट करेगा ऑडिट ऑफ पीरियोडिकल फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंपनी के ऑडिटर को डायरेक्शन भी देगा, ऐसे काम करो वैसे काम करो, ये सब काम सीएंडएजी करेगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यानी कंपनीज एक्ट लगेगा। सेक्शन 143(6)A एंड 143(6)B ऑफ द कंपनीज एक्ट जो आपने पहले नहीं पढ़ा था वो अभी पढ़ रहे हो। 143(6)A क्या बोलता है कि सीएनडीजी एक ऑडिटर को अपॉइंट कर देता है, लेकिन अगर सीएनडीजी चाहे तो उस ऑडिटर के ऑडिट के बाद एक सप्लीमेंट्री ऑडिट और करवा सकता है। एक सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या करवा सकता है, और एक की पुरानी की ऑडिट हो गई, एक और ऑडिट करवा ली, ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बाय सच पर्सन और पर्सन ही में ऑथराइज, और उनसे जानकारी एक और ऑडिट करवा सकता है। या जो पहली वाली ऑडिट थी उस पे कमेंट कर सकता है, या जो दूसरी वाली ऑडिट थी सप्लीमेंट्री ऑडिट उस पे भी कमेंट कर सकता है, और इसको मेंबर, ट्रस्टी और जो भी एजीएम में जिसको भी ऑडिट रिपोर्ट मिलना है उनको भिजवा सकता है। ये 143(6)B बोलता है। 151 हम पहले ही कर चुके हैं। 151 आर्टिकल बोलता है कि भाई केंद्र सरकार की ऑडिट करोगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलो, स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट करोगे उसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजो, और फिर न्यूज़पेपर में, लेजिस्लेचर में आप डाल सकते हो, ताकि जनता को एक पब्लिक एनवायरनमेंट क्लाइमेट बने कि जनता को पता लगे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ये खत्म हुआ बेटा अराउंड 48 minutes and few seconds I have taken just to cater all the important points of government audit। कोई भी अच्छा बच्चा गवर्नमेंट ऑडिट हो गया एक बार, अब यहाँ पे मेरे को 13 टाइम स्टैम्प चाहिए, अच्छे बच्चे टाइम स्टैम्प दे देना ना। अब किसका टाइम स्टैम्प दे रहे हो तुम, अभी टाइम स्टैम्प दो लोकल बॉडीज का। तो अगर किसी बच्चे को लोकल बॉडीज पढ़ना है वो अब स्टार्ट करेगा। लोकल बॉडीज यानी क्या सर, ये है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज कई प्रकार की होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। सबसे बड़ी म्यूनिसिपल अथॉरिटी को बोला जाता है बेटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे बीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मुंबई में है, या दिल्ली म्यूनिसिपल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोलकाता की है, ठीक है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका खुद का कानून होता है। तो जब कानून होता है ना तो ये खुद कुछ चीजों पे टैक्स लगा सकते हैं। जी हाँ, सरकार की तरह कुछ चीजों पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लगा सकता है, लिमिटेड टू फ्यू आइटम्स। इनसे छोटा होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, वो छोटे शहरों में होता है, ठीक है, नगर निगम बोलते हैं। उससे छोटा होता है नोटिफाइड एरिया कमिटी। ये टाउन्स नोटिफाइड एरिया मतलब कोई इंपॉर्टेंट एरियाज है, ठीक है, जैसे जहां पे कोई इसरो है, इसरो के आसपास का एरिया एक नोटिफाइड एरिया कमिटी मेंटेन करती है। या रावत भाटा जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, पावर प्लांट है, वहां पे नोटिफाइड एरिया कमिटीज होती है। टाउन एरिया
ठीक है, छोटे मोटे टाउन्स होते हैं हमारे कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट के पास टाउन्स होते हैं उनके लिए, और कैंटोनमेंट कमिटी जहां मिलिट्री की छावनी होती है, ठीक है, जैसे आगरा कैंट है, अंबाला कैंट है, ठीक है, उनका मेंटेनेंस कैसे होगा ये कैंटोनमेंट कमिटी करते हैं। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अलग हो गया क्योंकि ये खुद का कानून है, खुद टैक्स लगा सकते हैं। बाकी सब किस पे निर्भर है सर, वो स्टेट गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, रिक्वायरिंग स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन, ठीक है। ये वाइडर रेंज होते हैं, ऑप्शनल इन नेचर होते हैं, और सारे प्रोसीजर वगैरह स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में से एक हिस्सा इनको भी देती है। करते क्या है, और ये ऐसे है कि फिर से फेवरेट क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ गया बेटा, करता क्या है लोकल बॉडी। तो बेटा लोकल बॉडी के तीन, जी हाँ, ये तीन शब्द लिखने के 3 नंबर, रेगुलेटरी फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, ये 3 काम करने के, ठीक है, ये म्युनिसिपल अथॉरिटी का। और भर भर के आईसीआई ने इस पे सवाल पूछा हुआ है कि ये 3 काम करती है, इसको 3 शब्दों को अच्छे से याद करना है। एक्सपेंडिचर पे भी अभी कुछ समय पहले ही, एक्सपेंडिचर ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी पैसा खर्च कर, नगर निगम वगैरह है तुम्हारे शहरों में, ये कहां पैसा खर्च करते हैं सर, पब्लिक हेल्थ पे करते हैं, ठीक है। डेंगू वेंगू अभी बहुत फैल रहा है, उसको हटाने के लिए वो देखो धुआं करते हैं, ये पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, वो क्या करते हैं, साइड वॉक्स वगैरह बनाते हैं, पेवमेंट्स वगैरह, एजुकेशन, म्युनिसिपल स्कूल होते हैं, पब्लिक वर्क, मेन होल के ढक्कन वक्कन लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह ठीक करते हैं। एंड क्योंकि इनको भी बजट जितना मिलता है उससे ज्यादा कई बार पैसा खर्च हो जाता है, तो ये लोन पे लेते हैं, लोन पे इंटरेस्ट भी चुकाना होता है, ये काम करते हैं। अब ये सारा काम करने के लिए इनको ऑफिसर चाहिए, तो उन ऑफिसर्स की सैलरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, कैंप वैम्प लगाते हैं रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें से कोई भी 4 याद करना है, एनी 4 याद करने हैं, ठीक है। सर पैसा खर्च करने के लिए पैसा आता कहां से, रेवेन्यू कहां से आएगा सर, सरकारी खजाना नहीं बेटा, ये सरकार नहीं है तो सरकारी खजाना नहीं होगा। इनके पास पैसा आता है प्रॉपर्टी टैक्स, जो आप लोग प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो उसकी स्टैंप ड्यूटी, यहां से ऑक्ट्रॉय, जो चुंगी ऑक्ट्रॉयज लगते हैं, प्रोफेशनल टैक्स में पड़ा है, जो हाथ गाड़े वगैरह होते हैं जिसपे गोलगप्पे वगैरह होते हैं उनका भी टैक्स लगता है, एडवर्टीजमेंट का टैक्स इनको मिलता है, एनिमल्स एंड बोट्स पे टैक्स लगता है, टोल टैक्स लेते हैं, शो टैक्स लेते हैं, ये सब कमाई के इनके साधन होते हैं। इसके बाद आईसीआई का एक और फेवरेट कि सर जितना पैसा चाहिए और जितना पैसा है वो हमेशा जितना होता है वो कम ही होता है, ज्यादा पैसा कहां से मिलेगा सर, स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट 3 तरीके के ग्रांट देती है लोकल बॉडीज को। कौन कौन से ग्रांट देती है, एक तो जनरल पर्पस ग्रांट देती है कि सर इसको आप जैसे आपकी मर्जी लोकल बॉडी वैसे खर्च करो। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन जितने पैसों की नीड है और जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये गैप फुलफिल कर देता है। दूसरा स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट कि ये पैसा इसी काम में खर्च होगा। तीसरा स्टैट्यूटरी एंड कॉम्पनसेटरी ग्रांट, मतलब स्टैट्यूटरी ग्रांट तो अगर किसी कानून में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा देना ही पड़ेगा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो देना ही पड़ेगा। कॉम्पनसेटरी ग्रांट क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कई बार, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक टैक्स दिया था लोकल बॉडी को कि चल इसका पैसा तू रख लेना, वो वापस ले लेती है उनसे कि नहीं नहीं हम ही लेंगे ये पैसा, तो लोकल बॉडी को कॉम्पनसेट करती है। एक चीज दी थी वो वापस ले ली तो नुकसान की भरपाई के लिए कॉम्पनसेटरी ग्रांट देती है ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन टेकिंग ओवर अ टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। चलो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेंगे सर ये, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडी में बजटरी प्रोसीजर होता है। एज अ ऑडिटर आपको बजटरी प्रोसीजर से फैमिलियर होना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर में। अब यहां पे 1 है, ये 2 वगैरह यहीं पे है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार देखो जब हमने सरकार की ऑडिट की थी तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन की लेजिस्लेचर के प्रति, क्योंकि लेजिस्लेचर अलग ही है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग ही है। फंड रेज कोई और ही कर रहा है, फंड को खर्चा कोई और ही कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, फंड को रेज भी यही लोग कर रहे हैं, फंड को खर्चा भी यही कर रहे हैं, सब एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट करता है। तो जब सब काम ही ये करता है तो गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और तीसरी चीज अपन ये चेक करेंगे, जो भी पैसा खर्च किया है वो रूल्स रेगुलेशन, लिमिट ऑफ सैंक्शन, ऑथराइजेशन, इसके अंडर ही खर्च किया है, इनके बाहर तो नहीं चले गए। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन 3 नंबर के लिए 3 चीजें। ऑब्जेक्टिव वापस से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल बॉडी मैंने आपको बताया था इन जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, क्यों करते हैं सर, एक तो ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए, रिपोर्ट तो देंगे, किन पे देंगे वो अभी अपन देखेंगे, साथ में
प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, इनको रोकने के लिए एफएनडी रुक जाए और जो संसाधन है उनका मिसयूज नहीं हो, ये रोकने के लिए। रिपोर्ट किन पे बनाएंगे? रिपोर्ट को अच्छे से याद करना है, फेयरनेस कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा स्ट्रेंथ वीकनेस किसका? फाइनेंशियल कंट्रोल पे। तीसरा अडीरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है या नहीं। चौथा वैल्यू फुल्ली रिसीव मिली है, जो भी पैसा खर्च किया है उस पे वैल्यू पूरी की पूरी मिली है या नहीं। बस ये याद करना है। ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देना है, पीएनडी करना है, एफ&ई का मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज का। रिपोर्ट किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेयरनेस कंटेंट प्रेजेंटेशन पे, फाइनेंशियल कंट्रोल के स्ट्रेंथ वीकनेस पे, फिर पैसा जहां पे भी खर्च किया है वो फुल्ली मिला है या नहीं, इतना भी कर लो बहुत होता है, क्योंकि ये बात अभी रिपीट होगी, अभी इसी पेज पे रिपीट होगी। ऑडिट प्रोग्राम कीवर्ड है लोकल बॉडी का। कैसे देखोगे? अब देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी लोकल बॉडी और म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह और ये सब छोटी लोकल बॉडी। तो जो स्मॉलर म्युनिसिपल अथॉरिटीज है, ठीक है, उनका क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर होती है तो इनकी ऑडिट भी स्टेट गवर्नमेंट की एक लोकल फंड ऑडिट विंग करती है, वो इनकी ऑडिट के लिए जनरली इंचार्ज होती है। लेकिन बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है सर, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, उनकी ऑडिट में वो खुद ही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। इसके बाद रिपोर्ट किस पे देना है? ये अभी अभी हम लोगों ने किया था, देखो तीन चीजें सेम। फिर स्ट्रेंथ वीकनेस किसका? फाइनेंशियल कंट्रोल का। फिर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉज रूल्स रेगुलेशन। फिर सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर प्रोविजन ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये वाला अभी देखा ही था, स्कीम प्रोजेक्ट प्रोग्राम इकोनॉमिकली चल रहे हैं, यील्डिंग रिजल्ट, ये तो गवर्नमेंट ऑडिट में देखा ही था। तुमको ये वाला याद नहीं भी रहे ना तो भी ये वाला जो है ये वाला याद कर लेना, ठीक है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। लोकल बॉडी नोट से कर लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी हमारी ये स्टार्ट हो रही है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी ऑडिट भी बेटा बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत नियम कानून इनमें लगते हैं, गलत ब्लैक मनी यहां पे काफी सारा एडजस्ट होता है। आइए एनजीओ की ऑडिट कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अब एनजीओ कैसे अलग है बाकी बिजनेसेस से? सबसे पहले नॉन गवर्नमेंटल तो है ही, ठीक है, सोशल सर्विस इनका उद्देश्य रहता है, लेकिन लीगली अपन ऑडिट की नजर से देखते हैं। देखो एक कंपनी खोलनी है तो फिक्स है, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, लेकिन एनजीओ में क्या होता है ना कि आपका रजिस्ट्रेशन तो करना है, ये कंपलसरी है, लेकिन कौन से कानून में रजिस्ट्रेशन करना है ये तुमको ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एनजीओ बनना है तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना है, लेकिन किस में करवाना है ये तुम्हारे ऊपर है। मतलब आओ समझो कैसा लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए नो एक्ट्स वारंट्स अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर देम, कि कोई ये नहीं बोलता कि रजिस्ट्रेशन मेरे अंडर ही करवाना पड़ेगा, कोई कानून ये नहीं बोलता। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपके ऊपर है। एनजीओस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर, सबसे इजी तरीका द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। आप चाहो तो इसमें करा लो, आप चाहो तो सेक्शन 8 कंपनी बना लो by registering yourself under the Companies Act 2013 सेक्शन 8। बस अगर कंपनी बन रहे हो ना तो आपकी बुक्स जो है वो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे होगी। सर इससे एक चीज और समझ में आती है, अगर हम कंपनी नहीं है तो बुक्स जो है वो अक्रूवल, ठीक है, बुक्स अक्रूवल और कैश सिस्टम कैसे भी बना सकते हो। कंपनी में तो सिर्फ अक्रूवल चलेगा, कैश चलेगा ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी हो या एक और तरीका जो है, आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ट्रस्ट बन जाओ। अगर सोसाइटी या ट्रस्ट बन रहे हो तो अक्रूवल भी कर सकते हो, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी बने तो अक्रूवल ही ऑप्शन है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑप्शन ही नहीं है। ट्रस्ट में कुछ एक्स्ट्रा पंगे आ जाते हैं। क्या पंगे आते हैं कि सर ट्रस्ट एक्ट में अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और ये सबसे डिफिकल्ट है,
तो आपको कुछ एडिशनल कानूनों में भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। क्या एडिशनल कानून? कि सर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 के सेक्शन 17(1) या और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 123 में भी अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रस्ट बनते हो। अगर सोसाइटी या सेक्शन 8 बनते हो तो ये जो नीचे के दोनों कानून है इसमें नहीं भी कराओ चलेगा। लेकिन आप चाहे सोसाइटी बन जाओ, चाहे ट्रस्ट बन जाओ, चाहे सेक्शन 8 कंपनी बन जाओ, कुछ बाहर के कानून है जिन पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961। भाई एनजीओ बनना है, एटीजी का डिडक्शन आप चाहते हो कि आपको डोनर्स को मिले तो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपको विदेश से मुद्रा मिल रही है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में भी अपने आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बाहर के, ये इनकॉर्पोरेशन के लिए नहीं है। इनकॉर्पोरेशन या तो सोसाइटी या ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी। प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट, या तो भाई आप सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो, या फिर आप क्या हो, कंपनी हो। अगर कंपनी हो तो आपकी ऑडिट कैसे होगी? ऑडिटर ऑफ एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर कंपनी कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर ही अपॉइंट करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप सोसाइटी या ट्रस्ट हो तो आपका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी और ट्रस्ट, मैनेजमेंट आपका ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ठीक है, कंपल्सरी कब होगी सर ऑडिट? कंपल्सरी तब होगी, ऑडिट कंपल्सरी कब होगी? जब या तो आप एक कंपनी हो, या विदेश से आपके पास पैसा आ रहा है, या इनकम टैक्स एक्ट में आप एनजीओ का डिडक्शन चाहते हो, एटीजी का, या आपको प्राइवेट डेवलपमेंट असिस्टेंस मिल रहा है, तब आपकी ऑडिट कंपल्सरी होगी। अदरवाइज आपकी ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ऑडिटर को एज ऑडिटर, अब ये जनरली एनजीओ पे जब सवाल आता है तो जनरली ये सवाल आता है, इसको हम अच्छे से करके जाएंगे एनजीओ में। ठीक है, बाकी तो 2 बार रीड मार लो, ये अच्छे से याद कर लेना कि सर जब आप एनजीओ की ऑडिट करोगे ना तो आपके एनजीओ की नॉलेज, उसका वर्क, मिशन, विजन, एरिया ऑफ ऑपरेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कानून है, रेलेवेंट स्टैट्यूट की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप एनजीओ के लीगल फॉर्म को रिव्यू करो, भाई सोसाइटी सही रहेगी, कंपनी बनाए या क्या करें। टाटा सन्स ने अपने आप को ट्रस्ट से सेक्शन 8 कंपनी बना लिया। एक ये वाला पॉइंट है, आप फर्म, ये वाला पॉइंट आप प्रोप्राइटर में नहीं लगा सकते, सोल ट्रेडर में, गवर्नमेंट में, लोकल बॉडी में नहीं लगा सकते। बाकी मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला पॉइंट हर जगह लिख देना। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम की ऑडिट करो, भाई कैश है या अक्रूवल है, क्या है यह पता करो। मटीरियलिटी हर जगह सेट करते ही है। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप चेक कर ही लोगे, कोई भी 4 याद कर लो इसमें से। इजी, बहुत इजी। फिर सोल ट्रेडर, भगवान से प्रार्थना करो कि इस पे सवाल आ जाए, क्योंकि सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर की ऑडिट कैसे होगी? सर कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं ऑडिट करवाने का, क्योंकि ऑडिटर अपॉइंट करने का कोई कानून ही नहीं है जिसके अंडर हमको रजिस्टर करवाना है, तो हम ऑडिट करवाएं नहीं करवाएं चलेगा। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ऑडिट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे बैंक से लोन लेना है या 5 करोड़ से ऊपर का आपने लोन ले रखा है, स्टॉक ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो सकता है, लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। प्रोप्राइटर बिल्कुल ये बोल सकता है कि स्कोप भी कम कर सकता है, कंडीशंस भी लगा सकता है, क्योंकि ऑडिट करवानी तो जरूरी थी नहीं। और ऑडिटर को अगर अपॉइंटमेंट होता है तो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है अंडर क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ द सीए एक्ट 1949। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको कभी भी ऑडिटर बनोगे प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बस खत्म। 4 नंबर के लिए 4 जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, मैंने नहीं देखा है सोल ट्रेडर पे क्वेश्चन, लेकिन आए तो ये सिंपल सा इजी सा है। फिर फर्म्स में याद करो, मैंने आप लोग को बताया था बेटा 2 कैटेगरी हो जाएगी, एक तो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली, और एक एलएलपी एक्ट वाली। अब 1932 वाले में से पहला वाला जो है पार्ट, वो 1932 वाला है, जनरली सवाल नहीं आते। क्यों भाई? वही लीगल तो रिक्वायरमेंट है नहीं। अपॉइंटमेंट अगर ऑडिटर का करते हो तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसका रेम्यूनरेशन, नेचर, स्कोप सब कौन डिसाइड करेंगे सर? सभी पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। लेटर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का पार्टनर्स द्वारा, फर्म द्वारा ऑडिटर को। और यहां पर भी ऑडिटर पुराने ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा। अब एक चीज जो यहां पे होती है कि सर एज अ ऑडिटर मैं क्या चेक करूंगा
कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं। अब हैड इट बीन अ कंपनी बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 कंपलसरी हो जाता, लेकिन फर्म में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि करना ही पड़ेगा। तो अब चेक करेंगे कि ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट अप्लाइड है, इफ एएस नॉट अप्लाइड, तो पहले हम क्या चेक करेंगे भाई, ऑडिट कंपलसरी थी या मस्ती में वॉलंटरी ऑडिट करवा रहे हो। ऑडिट सर कंपलसरी थी फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, तब हम क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन सर ऑडिट कंपलसरी नहीं थी, ऑडिट कंपलसरी नहीं थी और हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो नहीं किए, चलेगा सर, सिर्फ एक डिस्क्लोजर देंगे नॉन कंप्लायंस का ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, बस एक डिस्क्लोजर देंगे और कुछ नहीं। कंपलसरी और फिर भी नहीं किए तो क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। स्पेशल मैटर्स क्या क्या, कि भैया जो भी आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो साइन बाय पार्टनर्स होना चाहिए जो ड्यूली ऑथराइज है, जिसमें क्या क्या चीजें स्कोप, नेचर एंड लिमिटेशंस लिखी होनी चाहिए। मैंने बोला था ये मिनट्स वाला पॉइंट तो हर जगह डाल सकते हो, यहां पे भी डाल देना। फिर पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेक करोगे, इजी पॉइंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर जगह चेक करते हैं, यहां पे भी कर लेंगे। फिर कोई भी पार्टनर का इंटरेस्ट तो सफर नहीं किया है, कोई दूसरे पार्टनर उसको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, ये चेक करेंगे। प्रोविजन वाला पॉइंट सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है, ये चेक कर लोगे। और पीएसआर चेक कर लोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कोई भी 4 पॉइंट आप याद यहां पे कर सकते हो, इजी है। सर जब ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो मैं क्यों करवाऊं? सर एडवांटेजेस है, ठीक है, एडवांटेजेस है। क्या है कि कन्वीनियंट एंड रिलायबल सेटलमेंट हो जाता है अकाउंट्स का जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, एडमिशन, बैंक लोन या रिटायरमेंट डेथ पे। प्लस एक सेफगार्ड मिलता है, ठीक है, अगेंस्ट अनड्यू एडवांटेजेस टेकन बाय वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर के हितों की रक्षा करता है अगर ऑडिट हो जाती है। अब आया जो एग्जाम में एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट, 3 नंबर 4 नंबर, इस टॉपिक में से बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो ये पूरा टॉपिक ही बेटा, ये पूरा टॉपिक ही सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से करके जाएंगे। सिर्फ नोट से कर लो चलेगा, लेकिन अच्छे से करके जाएंगे। अब एलएलपी की ऑडिट एक हद तक तो नहीं कराओ चलेगा, उस हद के बाद करवानी पड़ेगी। ये हद कंपलसरी कब हो जाएगी, ये हद बताइए। रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल्स, रूल्स एक्ट की बात नहीं कर रहा, एलएलपी रूल्स 2009 ने ये हद बताई है कि अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाए या कंट्रीब्यूशन 25 लाख, कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया 25 लाख के ऊपर हो जाए तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा सर ऑडिट वॉलेंटरी है, करवाओ करवाओ मत करवाओ इसके नीचे अगर हो, लेकिन अगर वॉलेंटरीली भी अगर आपने ऑडिट करवा ली तो मस्ती में नहीं करवा सकते, वो रूल्स के हिसाब से ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। सर वॉलेंटरी थी मैं तो ऐसे ही करवा लिया, अब ऐसे करवा लिया ना, अब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मत करवाता अगर ये 40 लाख या 25 लाख के नीचे नीचे है, नहीं करवाता चल जाता, लेकिन अगर करवाया है तो रूल्स के हिसाब से ही करवाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा गया है कि सर फॉर्म 8 जो रूल बोलता है कि सर फॉर्म 8 एलएलपी को जमा कराना है, विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, वो हर साल आरओसी को जमा कराना है साल खत्म होने के 6 महीने के बाद, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज यानी कब तक, 30 दिन के अंदर, 6 महीने के बाद 30 दिन के अंदर, यानी 31 मार्च प्लस 6 months इक्वल्स टू 30th सितंबर, ठीक है, के बाद आफ्टर कब तक, 30 डेज में अप टू 30th अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपको कराना है, क्योंकि 31 मार्च के 6 महीने के बाद बोला है, उससे पहले आप करा ही नहीं सकते। उसके 6 महीने में 30 सितंबर निकल गया, 1 अक्टूबर आ गया, पहला दिन चालू हो गया, 30 दिन के अंदर यानी 30 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 30th अक्टूबर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8 प्रिस्क्राइब फॉर्म है, एलएलपी को जमा कराना है, आरओसी को हर साल में। इसके अलावा फॉर्म 11 भी जमा कराना है आरओसी को। ये क्या बताता है सर, ये एनुअल रिटर्न बताता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट तो एसएएस भी है, कुछ पैसे देके आप ले सकते हो। ये कब कराना है सर, विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी सर 31 मार्च के बाद, अब 60 डेज अप टू 30th मई,
आपको ये जमा कराना है। 1 अप्रैल से 30 में आप जमा करा सकते हो, ठीक है। वो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, ये 1 अप्रैल से 30 मई तक आप जमा करा सकते हो। आरओसी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है तो दे ही देंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अगर बाकी पार्टनर्स ने मिलकर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बोल दिया कि भैया तू ही अपॉइंटमेंट करेगा, तो वो अपॉइंटमेंट भी करेगा। फर्स्ट ऑडिटर का कब तक करेगा? जब भी पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, 31 मार्च को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर का 1 मार्च तक हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी अप टू 1 मार्च, ठीक है। और अगर सर कैजुअल वैकेंसी हो गई तो कौन भरेगा? ऑडिटर या फर्म की वजह से हो गई तो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर भरेगा। लेकिन सर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर ने अपना काम नहीं किया, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल हो गया, तो बाकी के पार्टनर्स अपॉइंट कर सकते हैं। क्या क्या बुक्स बनाता है एलएलपी जिसकी हम ऑडिट करें? सर कैश बुक बनाता है, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ मनी की बुक होगा। एसेट लायबिलिटी जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं उसकी बुक्स बनेगा। डब्ल्यूआईपी, एफजी, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का स्टेटमेंट बनेगा। कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है, ये तो वापस हो गया। एंड कोई और पर्टिकुलर्स चाहिए तो वो भी बना लोगे। तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, पहला वाला कैश बुक, दूसरा वाला बैलेंस शीट, तीसरा वाला स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चाहिए जो नॉर्मल बुक्स ही होती है। अब आता है बेटा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट, ठीक है, समाज सेवी संस्थाओं की ऑडिट कैसे करोगे? अब इसमें जो मैंने यहां पे येलो किया हुआ है ना, ठीक है, हाईलाइटेड किया हुआ है पॉइंट्स, उनको देखोगे। इसमें कोई भी पॉइंट लगा सकते हो। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी होगा, ट्रस्ट होगा, सेक्शन 8 कंपनी होगी, कुछ भी होगा, एनजीओ है ही, तो सर इसका कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ो, ठीक है, इसको चेक करो। इंटरनल चेक तो हर ऑडिट में हम देखते हैं, उनको कर लो। इनकम वगैरह डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में रेगुलरली, ये चेक कर लो। ट्रस्ट डीड, ठीक है, मैंने बोला था ये चेक कर लो। जो भी 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको याद रहे भाई। सब एनजीओ को आपको सब्सक्रिप्शन डोनेशन पता है, एनुअल और लाइफ को चेक कर लो। ऑफिशियल रिसीट्स जो है उसके किसके कंट्रोल में है? काउंटर फॉइल 2 होता है ना, एक आपको दे देते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं, उनको चेक करोगे। लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन डोनेशन, जितने याद रह जाए बस ये हेडिंग। लेगेसीज के आगे कुछ भी नहीं चेक करना है, ठीक है, बस लेगेसीज वर्ड चेक लिख दो। कॉर्स मिनट्स बुक चेक कर लो, सर्टिफिकेट चेक करो, डिविडेंड इंटरेस्ट, कैलकुलेशंस, प्री एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट जो होता है, एक्स डिविडेंड वगैरह, इनको चेक कर लो। कितने इन्वेस्टमेंट है उनका शेड्यूल। फिर कह रहा हूं कोई पर्टिकुलर नहीं है कौन सा पॉइंट लिखना है, आपको जो याद रहे। टेनेंसी अग्रीमेंट है, कितना रेंट था, ड्यू डेट क्या है, काउंटर फॉइल, बस ये जितना येलो किया है ना बेटा, उतना पढ़ के चले जाना। इससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होती है वहां पे मैं बताता हूं, जहां नहीं है वहां पे नहीं है। अब आता है सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। स्कूल कॉलेजेस एक पार्ट हो गया और यूनिवर्सिटी अलग हो गया। क्योंकि स्कूल कॉलेज के लिए, ठीक है, देखो स्कूल कॉलेज के लिए आप क्या चेक करोगे? ट्रस्ट डीड चेक करोगे। लेकिन वहीं पे यूनिवर्सिटी की अगर ऑडिट करनी है तो आप क्या चेक करोगे? रूल्स, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये चेक करोगे। स्कूल कॉलेज के लिए ट्रस्ट डीड, यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट, लेजिस्लेचर आप चेक करोगे। मैंने बोला ये पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग। स्टूडेंट्स का फी रजिस्टर चेक करोगे, जब भी फीस भरी है एक पार्ट हमको भी मिलता है, काउंटर फॉइल, वो चेक करोगे। कोई भी फीस वगैरह, बेड डेथ वगैरह जो राइट ऑफ किया है, जो पैसा नहीं दे पा रहा, वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने ही किया है या नहीं। फिर किसी को स्कॉलरशिप वगैरह दी है, फाइन्स, हॉस्टल ड्यूज, इन सब के नंबर मिल जाते हैं। स्कूल वालों के पास भी रेंटल इनकम होता है, इंडोमेंट, लेगेसीज, कोई मरने के बाद अपने विल में लिख के चल जाता है, ठीक है। ग्रांट सरकार से मिलती है, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड, डोनेशंस वगैरह, सिर्फ ये हेडिंग आप लोग चेक कर सकते हो। हॉस्पिटल की ऑडिट कैसे करेंगे? सिर्फ हेडिंग है, रजिस्टर ऑफ पेशेंट करेंगे, बिल्स वगैरह वेरीफाई करेंगे। बहुत सारा कैश होता है तो काउंटर फॉइल्स चेक कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम होता है तो डिविडेंड इंटरेस्ट चेक करेंगे। लेगेसीज, डोनेशन यहां पे भी मिलता है। एनजीओ कई सारे हॉस्पिटल चलाते हैं तो सब्सक्रिप्शन, सैंक्शन वगैरह, कोई भी परचेज एक्सपेंसेस वगैरह का सैंक्शन सही है क्या, टीडीएस वगैरह, बजट्स, इंटरनल चेक, डेप्रिसिएशन, रजिस्टर्स, बॉन्ड स्क्रिप्ट्स वगैरह के, टाइटल डीड ऑफ प्रॉपर्टी, जितने ज्यादा 6 पॉइंट याद कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्लब कौन से सर? नाचने गाने नहीं सर, फिटनेस क्लब हो गया,
या सोशल क्लब्स वगैरह होते हैं, वहां पे एक जना मेंबर होता है, वो अपनी फैमिली को ले जाता है, फैमिली जनरली फ्री होती है, लेकिन अपने दोस्तों को ले जाएगा तो उसको क्या होता है, एंट्रेंस फीस वगैरह गेस्ट से देनी पड़ती है। खुद का वो साल का भी मेंबरशिप देता है, एनुअल मेंबरशिप भी देता है और लाइफ टाइम भी देता है। तो गेस्ट को लेके जा रहा है तो एंट्रेंस फीस देखेगा, उसका काउंटर फॉइल, फिर खुद जो भर रहा है वो सब्सक्रिप्शन भर रहा है, उसका काउंटर फॉइल, कई बार सब्सक्रिप्शन लेट भरता है तो अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, कई बार मेंबर बीमार होते हैं, मर जाते हैं, नहीं देते हैं तो इररिकवेबल। प्राइसिंग क्या है आपकी, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, फूड स्टफ ड्रिंक्स वगैरह पे आप कितना चार्ज करते हो ये चेक कर लोगे, कितना मार्जिन है, जैसे मैंने अभी ग्रॉस प्रॉफिट बोला ही था। इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास क्या पावर है, हेडिंग लिखना है। सिनेमा में एक चीज टिपिकल होती है बेटा ऑडिट में कि एक क्वेश्चन आता है सिर्फ इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सिनेमा, एक जनरल सिनेमा पे सवाल आता है, एक सिर्फ इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म पे आता है। बहुत ध्यान से देखना, सिनेमा पे अगर सवाल आ गया क्या इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म बोला है या सिनेमा इन जनरल, इंटरनल कंट्रोल वर्ड नहीं लिखा, इन जनरल है तो आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल है, जैसे अभी लास्ट अटेम्प्ट में आए थे, तो इंटरनल कंट्रोल में आप क्या चेक करोगे कि एंट्रेंस प्रिंटेड टिकट्स के थ्रू ही है, वो टिकट सीरियली नंबर्ड है, नंबर ऑफ टिकट्स हर शो का क्लास का अलग अलग होना चाहिए, एडवांस बुकिंग का सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट, इन्वेंट्री जो है रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, कोई चार करने हैं, ये इंटरनल कंट्रोल पे है। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल पे सवाल नहीं है, ठीक है, इंटरनल मैकेनिज्म पे नहीं है, तो कुछ भी लिखो, जैसे ये वाले जो अभी पढ़े वो तो लिख ही सकते हो, साथ में फ्री पासेस वगैरह बांटा है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो अपन ने लोकल बॉडी में शो टैक्स देखा, कैश बुक ऑफ कैश कलेक्टेड, एडवर्टीजमेंट की जो स्लाइड होती है उससे कितना पैसा आया, एक्सपेंडिचर वगैरह कहां पे किया, डेप्रिसिएशन वगैरह, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडवांस पे, रेस्टोरेंट में पॉपकॉर्न का इनकम, जो भी याद आए आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। लेकिन इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म पे तो वो कोई 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ये फिक्स होता है। फिर नेक्स्ट है हायर परचेज एंड लीजिंग की ऑडिट कैसे करें, आओ इसको देखते हैं। अब हायर परचेज एंड लीजिंग ये दो अलग अलग टॉपिक हो गए। हायर परचेज की हमने अकाउंटिंग की हुई है, लीजेस AS 19, ठीक है। तो हायर परचेज के बारे में देखते हैं, मतलब ईएमआई पे आपने जो भी कभी सामान खरीदा होगा, अभी बहुत सारे सेल वेल चल रही थी ऑनलाइन, अगर ईएमआई पे कुछ खरीदा है तो बेटा हम आपकी ऑडिट नहीं कर रहे हैं, जिसने खरीदा है, जिसने माल ईएमआई पे बेचा है ना, हम उसकी ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट वो है ना व्यापार, तो बिजनेस तो हम उसकी ऑडिट कर रहे हैं। तो गुड्स आर लेट आउट ऑन हायर, और तुमको पता है हायरर हैज द ऑप्शन टू परचेज देम इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अग्रीमेंट। मेजरली हायर परचेज की ऑडिटिंग में जो अग्रीमेंट बनता है, ठीक है, अगर तुमने किस्तों पे कुछ लिया है, अग्रीमेंट पे साइन करते हैं, उसकी ऑडिट होती है। कुछ चीजें ध्यान में रखने की क्या है, पोजेशन तो अभी ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर्ड बाय द ओनर, आपको मिल जाएगा ऑन कंडीशन ऑफ पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। पोजेशन तो आपके पास अभी आ जाएगा, लेकिन ओनरशिप कब आएगी ये तुम्हें पता है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ओनरशिप टू पास ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इस बीच में हायरर हैज द राइट टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी पासिस। कुछ पेनल्टी लगेगी वो अलग बात है, लेकिन उसके पास ऑप्शन तो है। ये सेम पेज वापस आ गया, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर हम क्या करें सर मैंने आपको बोला मेन चीज तो यहां पे अग्रीमेंट है, चेक करो अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में भी है और सारी पार्टीज ने साइन भी किया है, और ये अग्रीमेंट स्पेसिफाई कर रहा है हायर परचेज की कितनी प्राइस है, कैश प्राइस क्या है गुड्स की, डेट ऑफ अग्रीमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, कितने अमाउंट की है, कब पे होगी, किधर पे होगी, ऑनलाइन होगी, चेक से होगी, कैश से होगी, और गुड्स का आइडेंटिफिकेशन, भाई क्या सामान है उसके बारे में। और फाइनली एज अ ऑडिटर हम चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि रेगुलरली हमारे क्लाइंट को इंस्टॉलमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें आप चेक करते हो हायर परचेज में। अब बात आती है बेटा लीजिंग की, अब बात है लीजिंग की। लीजिंग में आप एसेट खरीदते नहीं हो, बस उसको इस्तेमाल करने, किराए पे ले रहे हो, इस्तेमाल करने का राइट खरीदते हो फॉर एन अग्रीड पीरियड इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। अब फाइनेंस लीज होती है और ऑपरेटिंग लीज होती है। फाइनेंस लीज में आप बहुत मेजर पीरियड, एसेट की लाइफ के 75% और मोर 3/4 ऑफ द लाइफ से ज्यादा के लिए अगर आप ले लेते हो तो फाइनेंस लीज होती है। मोस्टली लाइक अ लोन अग्रीमेंट होती है, क्योंकि मोस्टली इसका आप जितना पैसा होता है पूरा सामान का चुका ही चुके होते हो। लेकिन ऑपरेटिंग लीज जितने दिन यूज किया उतने दिन का पैसा दे रहे हो, ठीक है, ये ऑपरेटिंग लीज। दोनों में डिफरेंस बुक में आपको दिया हुआ है, वैसे आपको अकाउंट्स में भी ये डिफरेंस सिखाया जाता है।
हम क्या करें सर, अगेन हम उस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं जिसने लीज में माल दिया है, ठीक है। तो चेक करो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज की, वो ऐसे लीजिंग का काम कर भी सकता है क्या, किराए पे देने का काम। फिर प्रोसीजर चेक करो, जिसको भी माल दिया है, सामान किराए पे दिया है, उसकी क्रेडिट एनालिसिस कैसे की, जिसको किराए पे दिया वो लेके भाग गया तो वो चेक करो। यहां पर भी लीज अग्रीमेंट चेक होता है कि चेक करो यहां पे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसर लेसी, क्या इक्विपमेंट है, लोकेशन कहां पे ये इक्विपमेंट लगने वाला है, क्या इक्विपमेंट को रिटर्न किया जाएगा टर्मिनेशन पे। जस्ट अ सेक, ये चीज वहां पे आनी चाहिए थी। ठीक है, क्या इक्विपमेंट को रिटर्न किया जाएगा या खरीद लिया जाएगा टर्मिनेशन पे, ये चीज चेक होती है। तीसरा, अमाउंट ऑफ लीव नहीं, लीज टेन्योर, कितना, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, लेट चार्जेस क्या है, डिपॉजिट क्या है, और क्या जिसको हमने दिया है लेसी वो सबलेट कर सकता है क्या, खुद लीज पे लिया आगे किसी और को लीज पे दिया, ये चीज हम चेक करेंगे। और लीज प्रपोजल फॉर्म चेक करेंगे, इनवॉइसेस जो है, हम तो ओनर की चेक कर रहे हैं ना जिसने लीज पे दिया है उसके पास सही से है, एक्सेप्टेंस लेटर चेक करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन कोई है वो चेक करेंगे, और फाइनली इंश्योरेंस पॉलिसीज हमें लेनी पड़ेगी वो चेक करते हैं। कोई भी 4-5 पॉइंट आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं। फिर होटल्स की ऑडिट, होटल की ऑडिट कैसे करेंगे। अब देखो इसमें भी कुछ एक टेक्निकलिटी है, 1 नंबर 2 नंबर के लिए अलग से सवाल बन सकता है। सबसे पहले, इसीलिए मैंने बुक को एज इट इज उठा के दे दिया, इंटरनल कंट्रोल, ये 1 नंबर का सवाल बनता है कि पिल्फरिंग इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन एनी होटल, ठीक है, 1 नंबर के लिए बनाता है। फिर हमें इंटरनल कंट्रोल में लीकेजेस मिनिमाइज करनी है कि नुकसान हो रहा है, और आईसीआई को चाहिए कि बच्चा केओटी के बारे में लिखे। केओटी की क्या होता है, किचन ऑर्डर टिकट्स, कि भाई जो भी ऑर्डर लिया है वेटर ने वो किचन में दिया है उसी के हिसाब से बिल बनाए, कहीं गलत बिल तो नहीं बन गया, बनाए क्या तुम्हारे साथ कभी गलत बिल, ये चेक करोगे। फिर सिर्फ हेडिंग देखना है, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, कैजुअल लेबर के वेज पेमेंट को आप चेक करोगे। ट्रैवल एजेंट शॉप आजकल वैसे नहीं होती है, शॉप से होती है, बस ये देख लेना है, खत्म। और आ गया है 13वां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 2 बार में तोड़ेंगे, वो कैसे तोड़ेंगे अभी मैं समझा दूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, बड़ा सारा है, इसकी ऑडिट कैसे होगी कि सर ये भी एक तरीके से व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन है और इनका व्यापार करने का तरीका जो है वो स्पेशल मोड है। और क्या है वो स्पेशल मोड, सर हम कोऑपरेशन, सहकारिता के हिसाब से व्यापार करेंगे। यहां पे लोग एक दूसरे के सारे रिसोर्सेस, कोई ये ला रहा है कोई वो ला रहा है, पूल करेंगे, मिडलमैन को हटा देंगे, और क्योंकि संगठन में शक्ति है, यूनिटी इन स्ट्रेंथ है, तो बाहर के लोग जो है वो इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट करनी है, कैसे करना है, अमूल जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है सबसे बड़ी है इंडिया में, उसको दिमाग में रखो। सीए क्या करेगा सर, ठीक है, सीए उनको अकाउंट्स राइटिंग में मदद करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में मदद करेगा, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड टैक्सेशन वाली सर्विसेज में एक सीए उनकी मदद करेगा। अब बुक से एक ये टॉपिक है जो आगे दिया हुआ है, मैं पहले ही ले आया, इसके 10 पॉइंट में एमसीक्यू बनते हैं बेटा, 10 पॉइंट में एमसीक्यू बनते हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान में देखना। आज अमूल और में क्या क्या तकलीफ हो जाती है, या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि देखो एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक फार्मर जमीन लाया, एक बीज पैसा लाया, एक मेहनत कर रहा है, एक माल को बेच रहा है, अलग अलग लोग हैं। अब जिसने पैसा लाया चलो वो तो ठीक है यार, आगे तक जिंदा रहेगा, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो तो यार जब माल बनाएंगे बेचेंगे उसके बाद पैसा आएगा तब इनको पैसा मिलेगा। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं जिसमें ये पहले ही सोसाइटी से थोड़ा लोन ले लेते हैं, और फिर जब माल बिकेगा और उसमें इनको हिस्सा मिलेगा, उस हिस्से में से इनका लोन और एक नॉमिनल इंटरेस्ट सोसाइटी काट लेती है, और ऐसे सोसाइटी चलती है। तो स्पेशल फीचर में सबसे बड़ा फीचर इनका ओवरड्यू डेट्स रहता है। चेक करो कि क्या जितना लोन दिया है वो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने लग गया, और प्रॉपर प्रोविजन और क्लासिफिकेशन उनका बैड या नॉन परफॉर्मिंग में किया गया है। इसको 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, 6 मंथ्स टू 5 इयर्स ओवरड्यू और मोर देन 5 इयर्स ओवरड्यू। जब लोन ही ओवरड्यू हो गया है तो उसका इंटरेस्ट तो ओवरड्यू होगा ही होगा, तो
तो अक्रूड और अक्रूइंग इंटरेस्ट को, जहां पे इवन प्रिंसिपल अमाउंट इज ओवरड्यू, उसको आप चेक करो। क्या एक तो इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में आप नहीं डालोगे, अरे बाप रे, इसको आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में नहीं डालोगे, जैसे बैंक ऑडिट में भी हमने मेमोरेंडम अकाउंट अलग से किया था ना, उसमें डाल लो, आप मेन में नहीं डालोगे। और वो एक ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं, जहां पे ये सारा पैसा आप जो भी पैसा रिसीव होता है यहां से हटाते जाते हो। बेड डेथ का सर्टिफिकेशन किसने किया भाई? मैनेजिंग कमेटी या ऑडिटर ने किया, ये चेक करोगे। वैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी की चेक करनी है। क्या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल अचीव हुए हैं सोसाइटी के, ये देखना है। लॉज रेगुलेशन फुलफिल किया है। फिर मेंबर के रजिस्टर को और उनके पासबुक को चेक करो रिगार्डिंग लोन गिवन। और ये एक अलग से आता है, इस पे अलग से सवाल, जो मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू का, वो सवाल यहां पे 8 पॉइंट से सबसे ज्यादा बनता है। स्पेशल रिपोर्ट देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरह रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आईएएस लेवल का बंदा होता है, उसको बताना होता है इररेगुलरिटी। ऑडिटर बताएगा कब कब, जब भी पर्सनल प्रॉफिटेरिंग दिख रही है, कुछ निजी स्वार्थ के लिए लोग काम कर रहे हैं, या फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट दिख रहा है, या डिस्प्रपोर्शनेट एडवांसेस टू वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ लोगों के भले के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, तो स्पेशल रिपोर्ट सीए देगा रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ऑडिट का क्लासिफिकेशन कैसे करता है? ये तरीका क्राइटेरिया स्पेसिफाई करता है रजिस्ट्रार, और इस क्राइटेरिया के हिसाब से ऑडिटर जजमेंट के हिसाब से ये क्लास अवार्ड करता है। कैसे करना है ये रजिस्ट्रार ने बता दिया। करेगा कौन? क्लास देगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये ऑडिटर देगा। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर से संतुष्ट नहीं है, अगर मैनेजमेंट ऑडिटर के द्वारा दिए गए क्लास से संतुष्ट नहीं है, तो वो रजिस्ट्रार को अपील कर सकती है, और रजिस्ट्रार डायरेक्ट रिव्यू कर सकता है कि क्या ऑडिटर ने उसके क्राइटेरिया को सही से मान के सही क्लास अवार्ड की या नहीं की। और आखिरी, एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट को मैनेजिंग कमेटी के साथ ऑडिटर डिस्कस करेगा, सीधा ही फाइनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना देगा। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म्स ऑडिटर को बताना है, यूजुअल चीजें, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स एंड एक्ट्स को फॉलो किया है, जो पैसा रिसीव होना चाहिए था जो नहीं मिला, डाउटफुल रिकवरी ऑफ मटेरियल एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, मटेरियल इररेगुलरिटी, या कोई भी मैटर जो रजिस्ट्रार ने स्पेसिफाई किया। ये मेजर 6 मैटर पे क्या होता है, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। अब मान लो ऑडिटर ने ऑडिट अच्छे से नहीं की और बोला सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कुछ भी गलत नहीं मिला, अगर नील रिपोर्ट दी है, इन केस ऑफ नील रिपोर्ट ऑन एनी ऑफ द अबव मैटर, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नील रिपोर्ट मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नो गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं है, नील रिपोर्ट दे दी, तब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? एक तो नील रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, साथ में ये रजिस्ट्रार ये चेक करना चाहता है क्या आपने ऑडिट सही से की भी है या नहीं, से आपको ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं मिली, तो रजिस्ट्रार आपको बोलता है ऑडिट मेमो भरो। अब ये ऑडिट मेमो क्या होता है? ऑडिट मेमो में ऑडिटर से रजिस्ट्रार 2 क्वेश्चनेयर भरवाता है, इनको ऑडिट मेमो बोलते हैं। पहला क्वेश्चनेयर जो होता है वो जनरल नेचर का होता है, सारी सोसाइटीज को भरना होता है, लेकिन दूसरा टाइप का क्वेश्चनेयर जो होता है ना, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोसाइटीज को ही भरना होता है, डिटेल्ड में होता है, जिसमें जनरली पूरा का पूरा ऑडिट प्रोग्राम के पहले कब गए, कैसे गए, क्या किया, कौन से हथियार लगाए, ये सब पूछा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट को एक तो चेयरमैन को तो देगा ही, या चेयरमैन के साथ साथ डायरेक्ट मेन रजिस्ट्रार के पास नहीं पहुंच जाते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर जिसको रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, या डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार जिसको रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, उनको ये रिपोर्ट दी जाती है। एक तो चेयरमैन को मिलेगी या इन दोनों में से किसी को मिलेगी। इन दोनों को मिल गई मतलब मेन रजिस्ट्रार को मिल गई। ये रिपोर्ट भी 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, फाइनेंशियल पोजीशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉल्वेंसी पोजीशन, और पार्ट 2 में जनरल ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूटीन नेचर दिया हुआ जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या क्या कानून लगते हैं? एक तो सेंट्रल कोऑपरेटिव, मतलब जो ऑल इंडिया में एक कानून चलता है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912, इसको बोला जाता है सेंट्रल एक्ट, जो मैनी स्टेट्स में विद अमेंडमेंट लगता है या विदाउट अमेंडमेंट एज इट इज लगा दिया जाता है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ने अपने अलग स्टेट एक्ट बना लिए हैं। ये अलग स्टेट एक्ट आपके कोर्स में नहीं है। एक तो सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, और एक है
मल्टी स्टेट MSCOS मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो ऐसे सोसाइटीज जो एक स्टेट से ज्यादा में काम करती हैं उन पे MSCOS लगता है। हम पहले सेंट्रल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर MSCOS पढ़ेंगे। MSCOS 90% आपको ऑलरेडी आता है, वो जब आएगा तब अपन देख लेंगे। पहले सेंट्रल एक्ट का पढ़ेंगे, और सेंट्रल एक्ट का सेक्शन 17 बोलता है कि भैया रजिस्ट्रार है ये खुद या तो ऑडिट करे, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, या तो खुद करे, खुद नहीं कर रहा तो वो किसी और को ऑथराइज कर दे, सम अदर पर्सन, बाय पासिंग अ जनरल या स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग कि भैया तुम जाके ऑडिट करके आओ। ऑडिट में मेजरली क्या चेक होगा? एग्जामिनेशन ओवरड्यू डेट्स का, वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ये चेक होगा। ऑडिटर को हमेशा की तरह एक्सेस मिलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स, सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी, हर ऑफिसर से पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए। जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा तब क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना है? क्वालिफिकेशन या तो एक सीए होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट्स ने क्या बोल दिया, सीए नहीं भी होगा तो चलेगा, बस उनको किसी सरकारी विभाग में एज अ ऑडिटर उन्होंने काम किया हुआ हो और उन्होंने इन दोनों में से कोई एक डिप्लोमा लिया हुआ हो, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंटिंग या गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी, इन दोनों में से कोई डिप्लोमा लिया हो, साथ में किसी भी सरकारी विभाग में काम किया हुआ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, तो वो भी ऑडिट कर सकते हैं। ये हर एक ने नहीं किया, ये कुछ स्टेट्स ने ये काम किया है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रजिस्ट्रार ही करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, और रजिस्ट्रार को डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर को ये रिपोर्ट जाएगी। ऑडिट फीस कितनी देनी है? देगा तो सोसाइटी, कितनी देनी है ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा? रजिस्ट्रार प्रिस्क्राइब करेगा। बुक्स जनरली जो बुक्स एलएलपी की बनाई थी वही बनाएंगे। कैश सेल समरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, रिकवरी ऑफ लोन, 3 तो पैसा आने की, मनी इन, मैं ऐसे याद रखता हूं इसको, ठीक है। चौथा मनी आउट का, लोन डिसबर्समेंट, और इसके अलावा कोई भी कॉलमनर बनाना है तो बनाना। एमसीक्यू के लिए चीजें आ गई कि सर शेयर होल्डिंग पे रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी बंदा 20% से ज्यादा या 1000 रुपए से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल नहीं ले सकता, लेकिन 1000 रुपए इतना कम होता है तो कुछ स्टेट्स ने ये 1000 रुपए को चेंज कर दिया। 20% को एज इट इज रखा है स्टेट्स ने, लेकिन जनरली स्टेट्स ने 1000 रुपए को चेंज कर दिया। लोन पे भी रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ मेंबर को दे सकते हो, किसी और मेंबर के अलावा देना है तो किसी और सोसाइटी को ही दे सकते हो, बस किसी और सोसाइटी को देना है तो रजिस्ट्रार का स्पेशल सेंशन लगेगा, मेंबर को देने के लिए स्पेशल सेंशन नहीं लगेगा। बोरोइंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? सर वैसे कुछ नहीं है, अगर सोसाइटी के खुद के बायलॉज अलाउ करते हैं तो जितनी मर्जी, जितनी आपको कोई लोन देने के लिए रेडी है उतना लोन ले लो। फिर एक सवाल 3 नंबर 4 नंबर के लिए आ सकता है, सोसाइटी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो सोसाइटी कहां लगा सकती है, किधर इन्वेस्ट कर सकती है? हर जगह नहीं कर सकती है, तो या तो सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव और अदर बैंक्स अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार में एफडी करवा दो, या वो सिक्योरिटीज में रख दो जिनको इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 ने बताया है, या सिक्योरिटी ऑफ अदर सोसाइटीज आप खरीद सकते हो, बस वो सोसाइटी लिमिटेड लायबिलिटी वाली होनी चाहिए, या कहीं भी ऐसी जगह कर सकते हो जिनका परमिशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। ये 4 जगह ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 5वीं जगह नहीं कर सकते। सर कोई एक्स्ट्रा पैसा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हो गया है उसका क्या करें? तो सर सीधा मेंबर्स को देने से पहले अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड या बोनस टू मेंबर, कि सर इस साल प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है अगले साल नुकसान हो जाए, तो एक रिजर्व फंड में सर्टेन परसेंटेज आपको पहले ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकता हूं, पहले तो सर रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो, उसके बाद जो पैसा बच गया उसका मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हो, उसके लिए भी रजिस्ट्रार से सैंक्शन चाहिए और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं। सर रिजर्व फंड से मैं व्यापार के बाहर पैसा लगा सकता हूं या व्यापार के अंदर ही वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज कर सकता हूं? सर तभी कर सकते हो जब स्टेट एक्ट इसकी परमिशन दे, सेंट्रल एक्ट तो परमिशन नहीं देता। सर मैं एजुकेशन फंड में पैसा दे सकता हूं, सर सिर्फ तभी जब स्टेट फंड इसका परमिशन दे, सेंट्रल एक्ट तो परमिशन नहीं देता। ये बात हुई बेटा किसकी? सेंट्रल एक्ट की। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, MSCOS, ठीक है। मैंने आपको बोला 90% इसमें आपको ऑलरेडी आता है, क्यों? क्योंकि आप कंपनी ऑडिट पढ़े हो, काफी सारी चीजें सेम है तो आपको आ जाएगी। मेन आपको ध्यान क्या देना है?
सेक्शन 77, 78, 79, जो 77 ऑडिट का है, 78 इंक्वायरी का है, 79 इंस्पेक्शन का है एमएसयूएस का। ठीक है, ये लास्ट के 2 पॉइंट में मैंने कवर किया हुआ है, उसको देखेंगे, ये इजी है। एमएसयूएस का फंड्स कभी भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। बुक्स एलएलपी जैसी बुक्स है, यहां पे लिख देते हैं बुक्स, सिमिलर टू एलएलपी की। क्या भैया, क्या क्या कैश बुक है, पैसा आया गया, सेल परचेज वाली गुड्स है, एसेट लायबिलिटी है। अगर एलएलपी प्रोडक्शन कर रही है तो कॉस्टिंग वाली बुक्स, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग है तो मटेरियल, लेबर यानी कॉस्टिंग वाली बुक्स भी बनानी पड़ेंगी। ऑडिट, अब क्वालिफिकेशन देखो, सेंट्रल एक्ट ने तो बोला था सीए के अलावा वो भी कुछ स्टेट एक्ट में हो सकता है, यहां पे कुछ ऐसा नाटक नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या कि भाई सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग सीए ही कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन है क्या, जी हाँ सर है ना, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ एमएसयूएस, पर्सन जो एमएसयूएस का मेंबर है या एम्प्लॉयमेंट में है, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ एमएसयूएस, इंडेप्टेड है एमएसयूएस के, गिवन गारंटी या प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी 1000 रुपए से ज्यादा एमएसयूएस को, तो ये तो हमको कंपनी एक्ट में भी सेक्शन 141(3) में भी सिमिलर सी डिस्क्वालिफिकेशन थी। सर वेकेट कब करना पड़ेगा ऑफिस अगर ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशन अटेस्ट कर लेता है? 141(4) डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सर फर्स्ट ऑडिटर का अलग तरीके से होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अलग तरीके से होगा। फर्स्ट ऑडिटर का विद इन 1 मंथ, वहां पे 30 डेज था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, यहाँ पे विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर फेल हो जाता है 1 मंथ में तो अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होगा और कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा बंदा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का हर एजीएम पे होगा 139(1) की तरह, कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम से कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, 5 साल का नहीं है, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम है। पावर सेम पावर्स है, राइट टू एक्सेस बुक्स, वाउचर्स कहीं पे भी रखी हो, ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एज ही में कंसिडर नेसेसरी। ड्यूटीज विच पहली ड्यूटी ऑफ द कंपनीज एक्ट सिमिलर है बेटा। लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर, टर्म्स एंड कंडीशन कहीं एमएसयूएस के प्रेजुडिशियल तो नहीं है। ट्रांजैक्शन मेयरली बुक एंट्रीज है, प्रेजुडिशियल एमएसयूएस के तो नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू को तो चार्ज नहीं कर दिया, और शेयर अगर कैश के बदले अलॉट किए तो ठीक, नहीं किए तो बुक्स में सही से मेंशन है या नहीं। सेम कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट का फिर लिख दिया भाई, जो चैप्टर 11 में 13 पॉइंट पढ़े थे वही होंगे। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा है, बस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते, ये अलग था। और ये पॉइंट 8 एंड पॉइंट 9, पॉइंट 8 में सेक्शन 77 की बात करेंगे, पॉइंट 9 में ठीक है 78 एंड 79 दोनों को मिक्स करके अपन बात करते हैं। आइए अब सबसे पहले ध्यान देना, एमएसयूएस में से सवाल आते भी इसमें है। 77 ऑडिट का है, 78 इंक्वायरी का है, 79 इंस्पेक्शन का है, ऐसे ध्यान देना। तो ऑडिट ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कलर चेंज, पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो स्पेशल ऑडिट करवा सकती है, नॉर्मल ऑडिट नहीं, स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। कब सेंट्रल गवर्नमेंट को सपने आएंगे सर? नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि एमएसयूएस का अफेयर्स नॉर्मल प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से नहीं चल रहा है, या इस तरीके से चल रहा है कि वो एमएसयूएस इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, या वो इस तरीके से आत्मघाती हो रहा है कि अपनी सॉल्वेंसी को इंडेंजर कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ठीक है, तो वो स्पेशल ऑडिट करा सकती है। लेकिन हर किसी एमएसयूएस की नहीं, उसी एमएसयूएस की जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या बोथ मिला के 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करते, तभी वो स्पेशल ऑडिट हो सकती है। एक्सपेंसेस कौन भरेगा सर? एक्सपेंसेस डिटरमाइन करेगा सीजी, भरेगा एमएसयूएस, और रिपोर्ट भी सीजी को ही मिलेगी। ये ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। अब ऑडिट नहीं, इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करवाना है। इंक्वायरी का सेंट्रल रजिस्ट्रार, इंक्वायरी कौन बोल रहा है? सेंट्रल रजिस्ट्रार। और इंस्पेक्शन एमएसयूएस का। तो 78 इंक्वायरी का हो गया, 79 इंस्पेक्शन का। सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन करेगा? या तो देखो एमएसयूएस क्या होता है, एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में होता है, तो जो मेन हेडक्वार्टर वाला स्टेट है वो रिक्वेस्ट करे, यानी फेडरल कोऑपरेटिव जो है वो रिक्वेस्ट करे रजिस्ट्रार को कि यार इंक्वायरी इंस्पेक्शन कराओ, या एमएसयूएस के क्रेडिटर रिक्वेस्ट करे, या 1/3 या और उससे ज्यादा बोर्ड मेंबर, या 1/5 या उससे ज्यादा मेंबर शेयर होल्डर्स एमएसयूएस की, वो रिक्वेस्ट करे रजिस्ट्रार को, तब इंक्वायरी, या इंक्वायरी तो इंक्वायरी का होगा या इंस्पेक्शन होगा। लेकिन इंस्पेक्शन में 15 दिन का नोटिस मस्ट बी गिवन
टू MSCOS अगर वो इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, और रिपोर्ट में अगर कोई गड़बड़ नहीं मिली तो 3 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट किसको मिलनी चाहिए? MSCOS को भी मिलनी चाहिए अगर गड़बड़ नहीं मिलती है। ऑडिट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन पे MSCOS में से मेजरली सवाल आते हैं। विद दिस एक शानदार बूमरैंग मजेदार चैप्टर 13 का रिवीजन हो गया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई अच्छा बच्चा टाइम स्टैम्प दे देना यार, 13 के 13 पहला वाले की तो जरूरत नहीं है, बाकी 12 के टाइम स्टैम्प दे देना। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बच रहा है, वो क्या बच रहा है? वो बच रहा है चैप्टर 9, उसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसके लिए भी अलग तरीके से है चैप्टर 9। लेकिन क्या सर वन शॉट खत्म? नहीं, तुम्हारे कमेंट्स में देखता हूं बेटा, तुम लोग बोलते हो सर MCQs वगैरह को भी करा दो ना एक बार, ठीक है? तो चैप्टर 9 के बाद मैं एक सेशन और लूंगा जिसमें जो 175 MCQs ICAI के हैं वो मैं करवाने वाला हूं। तो एक सेशन और आने वाला है चैप्टर 9 के बाद। चैप्टर 9 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद एक और आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू, बाय बाय।